ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 130 साल पहले, जब साइलेंट नाइट पहली बार दुनिया के सामने आया था। जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध में घिर गया था, जिंदगी अपनी उम्मीद खोने लगी थी, हर जगह हाहाकार मचा था, तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब मुरीम के मार्शल आर्टिस्ट एक साथ आए और उन्होंने साथ मिलकर सेंट्रल हेवनली अलायंस को बनाया। उनका काम था साइलेंट नाइट को रोकना। उन्होंने अपने लीडर के तौर पर भरोसेमंद मार्शल आर्टिस्ट बैक जून ह्यू को चुना, जो कि पहला हेड बना नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का, जिसको सपोर्ट करने का वादा सेंट्रल हेवनली अलायंस ने किया। उन्हें समय के साथ अनगिनत मार्शल टेक्निक और स्पिरिचुअल एलिक्सर मिले। इसी तरह नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट की शक्ति बढ़ने लगी। उन्होंने सफलतापूर्वक साइलेंट नाइट को पीछे धकेलने में सफल रहे। समय बीतता रहा और दूसरी जनरेशन आ गया, जिसका हेड बना नाम मून सान। तीसरी जनरेशन में क्वायुंग बना हेड, और इसी तरह नॉर्थर्न सेक्ट की ग्रेटनेस और रिस्पेक्ट बढ़ती रही, जिसके कारण आखिरकार हजारों मार्शल आर्टिस्ट इस जगह पर इकट्ठा हुए और एक साथ मिलकर अभी जो चौथे जनरेशन का हेड जिन क्वांग हो है, जो खुद एक ग्रेट वॉल माना जाता है, नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के लिए उस पर अटैक कर दिया। जबकि नॉर्थर्न सेक्ट के 4 ग्रेट पिलर, उनमें से पहला डिमन फिस्ट च्योनवू, दूसरा टेम्पेस्ट स्टॉर्म म्यूसियोंग, तीसरा घोस्ट ब्लेड योन च्योन हुआ, चौथा रूलर ऑफ आयरन ब्लेड ह्यूक सिम, ये सभी मिलकर कभी भी नॉर्थर्न लैंड पर मुसीबत नहीं आने दिया। पर एक दिन जब साइलेंट नाइट नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के अगेंस्ट अपने लिमिट पे थी, तो वो अचानक ही गायब हो गए। और फिर अभी का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनवू जो कि 13 साल का है, वो बस अपने फादर को बेबसी की हालत में देख रहा था, क्योंकि नॉर्थर्न ब्लेड पूरी तरह घायल था। उसके सामने लाखों सोल्जर खड़ा था, जिसे देख वो कहता है, लगता है यहाँ पर केवल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही जमा हुए हैं। इतना बोलते हुए वो सोचता है, नाइन स्काई जो इतना पावरफुल है कि उसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता, जिसने पूरे मुरीम पर रूल किया था, क्या यह सब सेंट्रल हेवनली अलायंस ने किया है? तभी नाइन स्काई में से एक सीकर ऑफ नॉलेज सियोम्यून हुआ, जिसने कि एक बार सियोम्यून के फैमिली को रिवाइव किया था। वो कहता है, सेक्ट लीडर जिन, क्या तुम अभी भी सच को मानने से इनकार कर रहे हो? मुझे बताओ, तुमने साइलेंट नाइट के साथ मिलकर हमें क्यों धोखा दिया है? जिस पर एमसी के फादर कहते हैं, मैं जिन कुआंग हुआ हमेशा अपनी जिंदगी ईमानदारी में गुजारी है, और तुम कह रहे हो कि मैंने साइलेंट नाइट के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है। तुम अपनी बकवास सी बातें बंद करो। जिसे सुन वो बंदा कहता है, नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के चारों पिलर ने तुम्हारे अगेंस्ट गवाही दी है, तुम इसे कैसे जस्टिफाइड करोगे? जिसको सुन वो चारों पिलरों की ओर देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, तुम मेरे भरोसेमंद दोस्त थे, जिन्होंने दशकों तक मेरे साथ वह लड़ाई लड़ी थी। तुम मेरे भाई जैसे थे। तुमने क्यों नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को छोड़ने का इरादा किया? मैं सचमुच में अभी अकेला हो गया हूँ। मुझे खुद पर हंसी आ रही है। उन सभी ने एक साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। अगर मैं इस स्थिति में लड़ने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझे रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं वे करेंगे। इतना सोचने के बाद वो पूरी ताकत के साथ खड़ा होते हुए कहता है, चलो देखते हैं तुम सभी और क्या कर सकते हो। उसे ऐसा करता हुआ देख वहाँ खड़े सभी कहते हैं, उसकी पावर बढ़ रही है। नॉर्थर्न सेक्ट साइलेंट नाइट से डील करने के लिए काफी पावरफुल बन गया है। ये हमारे लिए काफी मुसीबत भरा है। जब तक नॉर्थर्न सेक्ट एग्जिस्ट करता रहेगा, हम कभी भी मेनलैंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। उतने में ही एमसी के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं, आज से नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट खत्म होता है। यहाँ के सारे डिसेबलों को छोड़ दो और कहीं दूसरे जगह नए घर की तलाश करने के लिए जाने दो। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के हेड क्वांग हुआ के रूप में यह मेरा आखिरी ऑर्डर है। जिसके बाद वो जिनवू से कहता है, मेरे बेटे, तुमने कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया और पूरी जिंदगी अकेले इस बंजर भूमि पर बड़े हुए। मुझसे वादा करो तुम कभी भी उस पर हाथ नहीं डालोगे। उधर नाइनस का उसकी बातों को सुनने के बाद सोचता है, वैसे तो उसके पूरे फैमिली को खत्म कर देना बेहतर होगा, पर अभी ऐसा करना सही नहीं होगा। इतना सोचने के बाद वो कहता है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इतना बोलते हुए वो दोबारा सोचता है, अगर मैंने अभी उसकी बात नहीं मानी तो राइवल फैक्शन हमारे खिलाफ हो जाएंगे। जिनवू के फादर अपने स्वर को उठाते हुए पीछे अपने बेटे की ओर देखता हुआ कहता है, मेरे बेटे, प्लीज मुझे माफ कर देना। एमसी बस अपने फादर को ऐसा करता हुआ देख रहा था। जबकि सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा काफी स्पीड में हेड की ओर भागता है, पर तब तक काफी देर हो गई थी। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट, जो कि लोगों को साइलेंट नाइट से बचाने के लिए बनाई गई थी, सेंट्रल हेवनली अलायंस की सहायता और सपोर्ट से उन्होंने 100 सालों से अधिक टाइम तक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई थी। पर आखिरकार अंत में चौथे जनरेशन का हेड जिन क्वांग हो के अंततः उनके लोगों के द्वारा ही धोखा दिया गया। जिसके 3 साल बाद हम कहीं पर किसी को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों के सामने गुलामों की तरह बंधा था, और उससे एक बंदा कह रहा था, आखिरकार तुम जाग गए। तो हमारा एमसी कहता है, तो तुम लोग हो, लेकिन तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिसे सुन ये बंदा, जो कि यहाँ पर खड़े सारे बंदों का कैप्टन है, वो कहता है, अरे इस कमीने की आंखें तो देखो,
मुझे लगा था कि कमजोर होगा, पर ऐसा लगता है कि जितना हमने सोचा था ये उससे ज्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं पता दूसरे ग्रुप ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है, लेकिन मैं जांग पाइसांग, मैं कोई काइंड पर्सन नहीं हूँ। जैसा कि तुम देख ही सकते हो हम काफी गुस्से में हैं। हमें तुम्हारे जैसे बेकार से नासमझ बच्चे के लिए अगले 3 साल तक यहाँ रुकना पड़ेगा। इसीलिए मुझे बताओ, तुमने अपने सारे वेपन और फाइटिंग टेक्निक कहाँ पर छुपाई है, या फिर तुम बस खुद को मरने दे सकते हो ताकि हम मेनलैंड में वापस जा सके। जिसे सुन जिन्वो काफी जोरों जोरों से हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसता हुआ देख कैप्टन कहता है, वाह क्या बात है, तुम अभी भी हंस रहे हो। बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है तुम अभी किस सिचुएशन में हो? अगर हम चाहे तो तुम्हें जंगल में भेड़ियों के सामने फेंक सकते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे आसान होगा। इससे हमें 3 साल तक यहाँ पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जिन्वो हंसते हुए कहता है, ओह तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर भी सकते हो? कैप्टन, जिसको सुन वहीं पर खड़े एक बंदे को इशारा करता है और वो बंदा बिना कुछ सोचे एक ही झटके में जिन्वो के उंगलियों के नाखून को निकाल देता है, जिसके चलते उसे काफी भयानक दर्द होता है। पर वहीं पर खड़ा कैप्टन उसके पूरे मजे लेता है। जिन्वो उसकी ओर देखता हुआ कहता है, नाइन स्काई, उन्होंने मेरे फादर के साथ वादा किया था, क्या तुम लोग उस वादे को भूल गए हो? जिससे कि वह कैप्टन भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, जबकि जिन्वो उसकी ओर काफी गुस्से में देख रहा था। इसी के साथ हम कुछ दिन पहले देखते हैं जब यह टीम यहाँ पर आई थी। साथ ही हमें बताया जाता है साइलेंट नाइट के एग्जिस्टेंस को दुनिया से छिपा दिया गया और पूरी दुनिया सोचती रही कि यह कम्प्लीटली खत्म हो गया। यहाँ तक कि नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट जो सीमा पर फ्रंट लाइन से साइलेंट नाइट से लड़ती थी उसे भी डिसबैंड कर दिया गया। लेकिन सेंट्रल हेवनली अलायंस वह अभी भी बाहरी सोल्जर को नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट में भेज रहा है साइलेंट नाइट के किसी भी हरकत पर नजर रखने के लिए। पर असलियत सबके सामने है, वह बस जिन्वो के मूवमेंट पर नजर रखना चाहता है। उन्हें डर है कि वो कहीं छुपकर फाइटिंग टेक्निक ना सीख ले और उनसे रिवेंज ना ले। इन सभी को यहाँ पर बस उस पर नजर रखने के लिए भेजा गया है, ना कि साइलेंट नाइट की वजह से। वह आखिरी डिसेंडेंट है हेवनली सेक्ट का। इसी के साथ हम कैप्टन को देखते हैं, जिसको कि पुराना कैप्टन यहाँ से जाते हुए उसको रिपोर्ट दे रहा था। जिन्वो की वजह से उन्होंने अपने बेटे को फाइटिंग टेक्निक की बजाय किताबें पढ़ने को दिया। उन्होंने बताया था कि इस लड़के को लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट की सभी टेक्निक और संपत्ति को पहले ही हेवनली अलायंस और 4 पिलरों ने ले लिया है। मुझसे भी पहले आने वाली टीम ने इस जगह की पूरी तरह तलाशी की थी ताकि उन्हें कुछ छोटा मिल जाए, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला। इसके अलावा इस लड़के की बात करूँ तो ये लड़का पूरी तरह निराशा में जीने और 1 साल तक कुछ भी न करने के बाद आखिरकार अपने होश में आया और जिंदा रहने के लिए ब्लैक स्मिथ सीखना शुरू कर दिया। कैप्टन उसके रिपोर्ट को सुनने के बाद कहता है, यह कितना हंसाने वाली बात है। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के हेड का ग्रेट डिसेंडेंट अभी जिंदा रहने के लिए ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हंसाने वाली बात तो यह है कि ना तो उसके पास कोई पैसा है और ना ही कोई फाइटिंग टेक्निक। इसका मतलब तो यही है कि हमारे पास इस जगह पर 3 साल तक सरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिसको सुन वॉइस कैप्टन कुछ भी नहीं कहता। जिन्वो उन दोनों को देखने के बाद वापस जाने लगता है, जबकि पीछे से वे सभी उसे देख रहे होते हैं। जिन्वो एक गली में जाता हुआ कहता है, नए चेहरे, मुझे लगता है कि फिर से कुछ दिन बहुत थकाने वाली होगी। इसी तरह वह सोचता हुआ सीधे 10,000 स्पिरिट हाउस में जाता है, जिसका नाम उसके अंदर रखे 10,000 कंफ्यूजन सिद्धांतों और फाइटिंग टेक्निक के किताबों के कारण पड़ा होता है, जिसमें कि वो हर एक ज्ञान थी जो अभी मिटा दिया गया है। कई सारे डिसेबल नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को छोड़ने के बाद चारों पिलरों को सर्व करने लगा और 4 पिलर जिन्होंने इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था वो मेनलैंड में चला गया और अपनी शक्ति को बढ़ाया, जबकि यहाँ जिन्वो को अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए इस बंजर भूमि पे। उसे रातों में अजीब अजीब सपने आते थे, उसे अपने फादर दिखते थे। वो हमेशा उसे उठाने की कोशिश करता, पर हमेशा एक चीख के साथ उसकी नींद खुल जाती थी। उसके आसपास 20 ली के अंदर कोई भी घर नहीं था और न ही कोई रहता था। वो जो भी देख रहा है वह बस समय के साथ बर्फ में जमे निशान है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम 10,000 स्पिरिट हाउस के ऊपर जिन्वो को देखते हैं, जो वहाँ पर बैठा सोच रहा था, यह मैं हूँ जिन्वो, कमजोर और बेकार, लेकिन मैं दोबारा अपनी कमजोरी कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ मोटिवेट होने के लिए आता हूँ। अगर मैं फिर से कमजोर पड़ गया तो मेरे फादर की डेथ वह बेकार चली जाएगी। उधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उस पर पीछे से नजर रख रहा था। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर जिन्वो काफी जोरों से अपने नाखून उखाड़ने के कारण चिल्ला रहा था। वह कैप्टन उसे ऐसा करता हुआ देख कहता है, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वह एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वहीं जिन्वो कहता है, क्या तुम भूल गए नाइन स्काई का मेरे फादर के साथ वादे को? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रही बात पैसों और फाइटिंग टेक्निक की जिनको तुम लोग इतनी बुरी तरह चाहते हो, क्या तुमको सच में लगता है कि हेवनली अलायंस पीछे कुछ भी छोड़ा होगा? उन्होंने बहुत पहले ही सब कुछ अपने साथ ले गया। तुम मुझे मारकर मेनलैंड वापस लौटना चाहते हो ना? अगर तुम
में हिम्मत है तो ट्राई करो, हो सकता है कि तुम 4 पिलरों को सर्व करते होंगे, पर याद रखना अभी भी सैकड़ों ऐसे वॉरियर हैं जो 3 साल पहले अलग होने के बावजूद भी अभी भी नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के प्रति वफादार हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? मेरे डेथ के बारे में सुनने के बाद उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा ये पता लगाने में कि ये हत्या थी या फिर आत्महत्या। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर पिछले 3 साल तक रहने वाले पुरानी टीम क्यों चुप थी? क्या वो बेवकूफ थे? जिसको सुन कैप्टन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, तुम छोटे हरामी अपनी जुबान को संभालो। तभी उसे वॉइस कैप्टन रोकते हुए कहता है, कैप्टन रुक जाइए, हमें इस बच्चे को छोड़ देना चाहिए। उसने सही कहा, हमने यहाँ पर पहले ही काफी अच्छी तरह खोज ली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कैप्टन वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या ही बवासीर है, उसे छोड़ दो। तभी जिन्वो दोबारा कहता है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, यह मेरा घर है और तुम सभी यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान हो, इसीलिए मेरा सुझाव है जब तक यहाँ पर हो अपनी मर्यादा याद रखना। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिस पर कैप्टन कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम भी याद रखना अगर तुम कुछ भी मजेदार करते हो तो मैं बिना किसी के परवाह किए तुम्हें मार दूंगा। अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लो। जिसके बाद जिन्वो को खोल दिया जाता है और वे सभी जाते हुए कहते हैं, हमें उस पर और पास से नजर रखनी होगी। वाइस कैप्टन भी उन सभी को जाता हुआ देख शांत होता है और जिन्वो को देखता है जिसकी हालत काफी बुरी होती है। तो वो अपने पास से एक कपड़े के टुकड़े को निकालता हुआ उसे देता हुआ कहता है, मुझे माफ कर देना, तुम अपने ब्लड को रोकने के लिए इसका यूज कर सकते हो। पर जिन्वो बस उसकी ओर देखे जा रहा था तो वो बिना कुछ बोले उस कपड़े को वहीं छोड़ वहां से चला जाता है। जिसे जाता हुआ देख जिन्वो उस कपड़े से अपने ब्लड को रोकते हुए हंसते हुए कहता है, नॉर्थर्न सेक्ट के लॉयल वॉरियर, पर किसी को परवाह नहीं है नॉर्थर्न सेक्ट की। किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं। शायद वो सभी मेरी मौत का ही इंतजार करते होंगे। इसी के साथ दूसरा दिन हो जाता है और जिन्वो वही रोज की तरह 10,000 स्पिरिट हाउस के ऊपर बैठा सोच रहा था। भले ही नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का सब कुछ लूट लिया गया हो, पर इसका सबसे बड़ा वेपन अभी भी इसके पास है। यह नॉर्थर्न सेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में 4 पिलरों को भी नहीं पता। नॉर्थर्न सेक्ट की अंतिम बची फाइटिंग टेक्निक वह खुद ही पूरी सेक्ट है। नए चैप्टर की शुरुआत वापस वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। जिन्वो अपने आगे देख कह रहा था, नॉर्थर्न सेक्ट की आखिरी बची टेक्निक वह इसी सेक्ट में ही अंकित है। जब उत्तर से गर्म सूरज की रोशनी इस खंडर बन चुके दीवारों पर पड़ती है तो यह जमीन पर परछाई बनाती है, और एक बार जब रोशनी इन दीवारों पर उकेरे गए अर्थहीन निशानों तक पहुँचती है तो ये उन टेक्निकों में बदल जाती है जिसे कभी लोअर मून डायनेस्टी के द्वारा यूज किया गया था। लोअर मून डायनेस्टी पहले ही वार में काफी समय पहले खत्म हो चुकी है। साथ ही 10,000 स्पिरिट हाउस की दीवारों पर अभी तक के सभी नॉर्थर्न सेक्ट के हेड को विजडम से इनलाइटेड है। इसी कारण से मेरे फादर ने मुझे किसी और फाइटिंग टेक्निक की बजाय लोअर मून किंगडम के द्वारा यूज की जाने वाली फाइटिंग टेक्निक को सिखाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये दूसरों के लिए बस एक अर्थहीन प्रतीक है, पर मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोअर मून किंगडम के इस कैरेक्टर को पढ़ पाया है। जिन्वो कहता है, सोल्जरों को अभी भी लगता है कि मैं बस ऐसे ही बाहर घूमने आता हूँ, इसीलिए मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो बस ऐसा ही सोचता रहे जब तक कि वो सोच सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे इतने बड़े 10,000 स्पिरिट टेक्निक को सीखने में एक लंबा टाइम लगेगा, जिसमें कि पिछले सभी सेक्टों के हेड की पूरी विजडम है। पर जब तक हेवनली अलायंस मुझ पर नजर रख रहा है मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। मुझे बस अभी इस टेक्निक को सीक्रेटली ही मास्टर करना होगा। इतने में ही उसकी नजर एक आ रही कैरेज पर जाती है। वो जल्दी से उस मीनार से नीचे उतरकर उस कैरेज की ओर जाते हुए कहता है, अंकल हुआंग आप आ गए। हम देखते हैं उस कैरेज से एक बूढ़ा पर्सन निकलता है जो कि हुआंग च्युअल होता है, फॉर्मर वॉरियर नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का। फाइट में बस वो खुद को ही प्रोटेक्ट कर सकता है और नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट में उसकी रैंक सबसे कम था, हालांकि उसकी वफादारी किसी की भी तुलना में सबसे अधिक थी। नॉर्थर्न सेक्ट को छोड़ने के बाद इसने मर्चेंटों के लिए बॉडीगार्ड का काम करना शुरू कर दिया। साथ ही जिन्वो से काफी दूर होने के बावजूद भी उसे टाइम पर हमेशा सप्लाई को पहुंचाता आया है। हुआंग च्युअल एक अनाथ था जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करता था और न ही उसके पास कोई फाइटिंग टेक्निक थी। उसे कोई भी अपने सेक्ट में लेने के लिए तैयार नहीं था। उस समय पर जिन्वो के फादर ने उसे अपने सेक्ट में लिया और उसे फाइट करना सिखाया ताकि वो कम से कम खुद को तो प्रोटेक्ट कर ही सकता है, जिसके कारण उसने कभी भी खुद पर किए गए एहसान को नहीं भूला। जब सभी ने नॉर्थर्न सेक्ट को छोड़ दिया तब भी वो जिन्वो के साइड रहा और अभी वो जिन्वो को देख कहता है, यंग मास्टर आप कैसे हैं? जिन्वो उसके पास जाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल हुआंग? वो बूढ़ा पर्सन हंसते हुए कहता है, मैं तो हमेशा की तरह वैसा ही हूँ।
हूँ, पर आप रुको, आपको देखकर ऐसा लगता है कि जब मैंने आपको पिछली बार देखा था आप उससे काफी लंबे हो चुके हैं। तो जिन्वो कहता है, आपका शुक्रिया अंकल हुआंग, इतने ठंड पड़ने के बावजूद भी आप यहाँ पर आए। पर हुआंग की नजर जिन्वो की उंगली की ओर जाता है, जिसे देख वो कहता है, यंग मास्टर ये क्या हुआ है? क्या उन कमीनों ने फिर आपके साथ कुछ किया है? जिसे सुन जिन्वो अपने हाथ को छुपाते हुए कहता है, आप चिंता मत करिए अंकल हुआंग, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये तो बस मुझे काम करते हुए चोट लग गया था। तो हुआंग कहता है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? पर जिन्वो उसे इग्नोर करते हुए कहता है, अंकल हुआंग आपको हर बार की तरह इतनी सारी चीजें लाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कितनी बार मना किया है। लेकिन हुआंग बस उसकी ओर देख रहा था, जिस पर जिन्वो कहता है, अब आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं पहले से ही उसके लिए आभारी हूँ। जिसे सुन हुआंग कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर नॉर्थर्न सेक्ट नहीं होता तो आज मेनलैंड का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। आप इससे बेहतर को डिजर्व करते हैं। मैंने आपके लिए सर्दियों के लिए खाना और मेडिसिन हर्ब के साथ ही कुछ कंबल लाया हूँ। उसी समय जिन्वो की नजर किसी और जाता है तो वह कहता है, आखिर ये पत्थर क्यों? तो हुआंग बताता है, जब मैं ट्रेवल करते हुए युआन में रुका था तो यह मेरे हाथ लग गया। जाहिर है यह आसमान से गिरा हुआ है और कहीं पर कुछ ट्राइब के द्वारा इसे पूजा जाता था, लेकिन उन ट्राइब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, इसलिए अब इस पत्थर का कोई मास्टर नहीं है। जिसे सुन जिन्वो हैरान होते हुए कहता है, क्या पूरी ट्राइब को ही नरसंहार कर दिया गया? हुआंग बताता है, मुझे लगता है कि उन ट्राइब का सामना माइटी फिस्ट के साथ हो गया था, जो अब युआन में सेटल हो गया है। और फिर उसे उन चारों पिलरों के बारे में बताता है। नॉर्थर्न सेक्ट को धोखा देने के बाद 4 पिलर अलग हो गए और मेनलैंड में अपना खुद का मार्शल ग्रुप बनाया, जिसमें कि घोस्ट ब्लेड युआन च्योनहुआ ने पश्चिम में अपना सेक्ट बनाया, जिसे वेस्टर्न हेवनली प्रोटेक्टर नाम दिया, जबकि ग्रेट टेम्पेस्ट क्वांग मुनसैंग ने विंडी माउंटेन हाउस नाम का एक सेक्ट को बनाया, लेकिन वो कुछ समय बाद ही इनएक्टिव हो गया। और आयरन ब्लेड वॉरियर जाई हुक्सिन, जिसे 4 पिलरों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, उसने उत्तर में आयरन ब्लेड कैसल का निर्माण किया। वहीं मर्सिलेस एंग्री बियर जियो च्योनवू, जिसे माइटी फिस्ट कहा जाता है, वो अभी एक सेक्ट को लीड कर रहा है। जिसे सुन जिन्वो काफी सीरियस हो जाता है। तो हुआंग माहौल को हल्का करते हुए कहता है, यंग मास्टर आपकी ब्लैक स्मिथ की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैंने आपके लिए कुछ आयरन के मटेरियल लाया है। जिस पर जिन्वो कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा अपने स्किल को बेहतर करता रहता हूँ, चलिए हम अंदर चलकर बात करते हैं। और फिर वो अंदर जाते हुए कहता है, अंकल हुआन आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए काफी कुछ किया है। हुआंग कहता है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए यंग मास्टर, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके फादर के कारण ही हूँ। जबकि वहीं पास में उस पर नजर रख रहा वॉइस कैप्टन उन दोनों को देखते हुए कहता है, तो यह हुआंग च्योल है, वह तो बस आधा अधूरा बॉडीगार्ड है। मैंने जब नॉर्थर्न सेक्ट को देखा तो मुझे जिन्वो के अलावा और कोई भी नहीं दिखा, जो कि हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। कभी ब्लैक स्मिथ के वर्कशॉप में जाता है तो कभी 10,000 स्पिरिट हाउस के ऊपर जाता है। मैंने कभी भी उसके अंदर कोई भी फाइटिंग टेक्निक सेंस नहीं की और न ही कोई एनर्जी। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? उसके पास कोई भी फाइटिंग टेक्निक न होने के बावजूद भी जब मैंने उसे हेवनली अलायंस और 4 पिलरों के बारे में बात करते हुए सुना तो मैं थोड़ी देर के लिए अबाक हो गया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वॉरियर उसका बदला लेने आएगा? इतने में ही उसे आसमान में उड़ते हुए एक पंछी दिखता है, जिसके साथ एक मैसेज होता है। वह दौड़ता हुआ उस मैसेज को लेकर कैप्टन के पास जाता है, जिसे पढ़ कैप्टन काफी गुस्से में कहता है, लानत है, उन कमीनों ने हमें यहाँ फेंकने के बाद एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया और अब वे कह रहे हैं कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट मेहमानों का वेलकम करना होगा। क्या उन्हें सच में लगता है कि ये डोंगटिंग लेक या फिर कुछ और है? आखिर वे यहाँ पर आ ही क्यों रहे हैं? सबके सब बास्टर्ड कमीने हैं, चूतिए कहीं के। वॉइस कैप्टन, जितनी जल्दी हो सके उनके लिए एक खाली बिल्डिंग को तैयार करो। वॉइस कैप्टन कहता है, क्यों नहीं सर। इसी के साथ हम जिन्वो को दोबारा देखते हैं, जो कि कह रहा था, ये लीजिए गर्म चाय अंकल हुआंग और खुद को गर्म करिए। हुआंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी आप हमेशा चाय बनाने में अच्छे रहे हैं। तो जिन्वो कहता है, वेल इन दिनों बाहर की दुनिया में चीजें कैसे चल रही है? हुआंग बताता है, इन दिनों बाहर की दुनिया में डैम सुचैन नामक एक वॉरियर राइज हुआ है, जिसने कि 100 लोगों को फाइट के लिए चैलेंज किया है, जिसके कारण उसने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जिसे सुन जिन्वो हैरान होते हुए कहता है, वाओ। हुआंग आगे बताता है, डैम सुचैन घोस्ट का तीसरा बेटा है, वह अभी तक कभी भी नहीं हारा, साथ ही वह 9 स्काई में से
एक है हेवनली अलायंस के। उसने जब चैलेंज दी तो सबने उसके चैलेंज को मजाक उड़ाया, कोई भी उसे सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब उसने एक एक कर सभी जीत को हासिल करने लगा तो जो केवल 18 साल का वॉरियर था, तो सभी ने उसकी अद्भुत क्षमताओं को देख उसे मेनलैंड के लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। अभी तक डैम सुचेन ने 93 फाइट को जीत लिया है, इसीलिए अगर वह 7 बार और जीत जाता है तो वह एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेगा जो पूरी दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। अद्भुत होगा। लोग उसके चैलेंज को 100 मैन चैलेंज कह रहे हैं, जिसको सुन जिन्वो कहता है ये तो लाजवाब है, क्या वह सच में केवल बस 18 साल का है? जिस पर वांग बताता है यदि उसका स्किल इसी दर से बढ़ता रहा तो डैम सुचेन निश्चित ही दुनिया का एक और पावरफुल पिलर बन जाएगा। और अगर अफवाहों की सुने तो वह अब उत्तर की ओर जा रहा है, क्षेत्र के सभी सेक्ट अपने चरम पर है। तो जिन्वो और भी क्यूरियस होते हुए कहता है बढ़िया, क्या कुछ और भी हुआ है? वांग बताता है हुआ तो है, पर 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो। हाँ ये सही होगा। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर वांग उसे सारी चीज बताने के बाद वापस जाने के लिए तैयार होता है। जिन्वो उसे रोकते हुए कहता है आपको एक और रात रुकना चाहिए अंकल हुआंग। जिसे सुन हुआंग कहता है काश मैं ऐसा कर पाता यंग मास्टर, पर अब मैं सर्दियों के खत्म होने के बाद ही वापस आऊंगा। मुझे दुख है कि काश मेरे पास और अधिक अथॉरिटी होती। तो जिन्वो कहता है यह ठीक है अंकल हुआंग, मुझे बस आपके जाने का दुख है, बस इतना ही। जिसके बाद वो उसे बाहर की ओर छोड़ने के बाद उसे बाय बोल ही रहा था, तभी वहाँ पर वॉइस कैप्टन आते हुए उससे कहता है ओह तो आप यहाँ पर हैं यंग मास्टर जिन्वो, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। हेवनली अलायंस से कुछ इम्पोर्टेंट मेहमान इन सर्दियों में यहाँ पर आ रही है, इसीलिए हम हुआचोल पैलेस को ठीक करना चाहते हैं। जैसे सुन जिन्वो कहता है तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तो वॉइस कैप्टन भी उसकी बातों को समझते हुए उसे शुक्रिया बोलता है। इसके बाद जिन्वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसकी नजर दूसरी ओर 10,000 स्पिरिट हाउस पर जाती है, जिसे देख उसे कुछ अनयूजुअल महसूस होता है। तो वो उसे ध्यान से देखने के बाद जब उसके अंदर जाता है तो उसे जमीन पर किसी के निशान मिलते हैं, जिसे देख वो भी हैरान हो जाता है और वो अपने आसपास देखने लगता है। इतने में ही उस पर कोई पीछे से अटैक करते हुए उससे कहता है आखिरकार तुम हो कौन? जिन्वो इस तरह के एक्शन को पहली बार अपने साथ देख कुछ भी नहीं समझ पाता। तो वो अपने मन में कहता है यह तो एक लड़की की आवाज है। इतना सोचने के बाद वो कहता है यह किस तरह का सवाल है, यह तो मुझे पूछना चाहिए था आपसे। पर वो लड़की उसे डराते हुए कहती है पहले मैं तुमसे पूछूंगी। तो जिन्वो कहता है लेकिन मैं इस जगह का मालिक हूँ। जिसे सुन वो लड़की कहती है क्या मालिक? तुम्हारा मतलब कि तुम नॉर्थर्न सेक्ट के लीडर के डिसेंडेंट हो? जिस पर जिन्वो कहता है नॉर्थर्न सेक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन आप सही हैं, अब आपकी बारी। तो वो कुछ बताने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही वह लड़की काफी ज्यादा घायल होने के कारण वहीं पर गिर जाती है। उसने काफी सारे अपने ब्लड को लूज कर दिया था। जिन्वो उसे देखते हुए कहता है यहाँ पर आजकल चल क्या रहा है? यह लड़की कहाँ से आई है और इसका क्या मतलब है? क्या यह टॉर्चर करने का कोई नया तरीका है? मुझे अब क्या करना चाहिए? पर रुको, सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या वह लड़की मर चुकी है? हे भगवान, नहीं, वह अभी भी जिंदा है। आखिर इस तरह का मजाक मेरे साथ ही क्यों होती है? इस दुनिया में चल क्या रहा है? बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। इतना बोलते हुए वह काफी स्पीड में उसे अपने हाउस में ले जाता है और जब वो उसे बेड पर लेटाने के बाद उसके जख्म को खोलता है तो वह काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पॉइजन किया गया था। वो कहता है यह तो काफी सीरियस है, शायद मेरे पास आखिरी बचा हार्ट प्रोटेक्शन एंटीडोट है, पर ये आखिरी है जिसे 4 पिलर नहीं ले जा पाए। यह मेरी आखिरी बैकअप पिल थी, लेकिन अब लगता है कि मेरे पास वह भी नहीं रहेगी। मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह लड़की है कौन। बकवास, चलो क्या ही फर्क पड़ता है। इतना सोचते हुए वो उस पिल को उसे खिला देता है और अंकल हुआंग के द्वारा सिखाए गए ट्रीटमेंट टेक्निक से उसे क्योर करने लगता है। जिसके कुछ समय बाद, पूरे ट्रीटमेंट के बाद, वो कहता है चलो ये पूरा हुआ अंकल हुआंग, आपका शुक्रिया। लेकिन वो उसकी ओर देखते हुए कहता है तुम हो कौन और कहां से आई हो? उसके इतना बोलने के बाद सीन थोड़ी देर बाद, या फिर कहूँ काफी दिनों बाद, सीन शिफ्ट होती है। वह लड़की अभी भी बेहोश होती है, पर वह अचानक से ही होश में आते हुए कहती है मैं कहां पर हूँ? उसके इस तरह उठने के कारण उसके बाजू में काफी जोरों से दर्द शुरू हो जाता है। वह अपने बाजू को पकड़ते हुए कहती है अरे यार, और उसे महसूस होता है कि उसका इलाज किसी ने किया है। तो वो कहती है आखिरकार किसने? तभी जिन्वो उसे बगल से आवाज लगाते हुए कहता है ओह तो तुम जाग गई, बस थोड़ी देर रुको,
दलिया बिल्कुल तैयार है, जिसको देख वो लड़की बिल्कुल ही खामोश हो जाती है और रात की बात को याद करने लगती है जब वो यहाँ पर आई थी। और फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है आखिर वो मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रहा है। तभी जिन्बू वहाँ पर दलिया के साथ आते हुए कहता है तुम 3 दिन से सो रही थी, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मुझे तुम्हारी लाश को दफनाना ना पड़े। जिस पर वो कहती है क्या पूरे 3 दिन बीत गए, तुमने मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया। जिसे सुनते ही जिन्बू खामोश हो जाता है, पर वह खुद को संभालते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम एक असासिन हो जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई थी, या फिर बस एक ट्रैवल हो जो अपने मौत के कगार पर थी। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ऐसा ही वहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। जब तुम मेरी आंखों के सामने मर रही थी तो वैसे भी मैं किसी पर्सन को मरते हुए नहीं देखना चाहता अपने फ्रंट यार्ड में। वो लड़की जिन्बू की बातों को सुनने के बाद सोचती है यह देखने से तो हार्मलेस लग रहा है और मुझे उसके अंदर से कोई एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही है। क्या यह सच में बस दयालु बन रहा है। सेम टाइम पर जिन्बू उसे इस तरह सीरियस देख कुछ भी नहीं समझ पाता, तो वो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और खाना चाहिए। मैंने पहले भी तुमको खाना खिलाने की कोशिश की थी, पर अब यह बेहतर होगा कि तुम उसे खुद से करो। तो वो कहती है हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि जब तक मेरा घाव ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रुकने वाली हूँ। जिस पर जिन्बू कहता है क्या बहुत खूब एहसान फरामोश, तुम तो यह भी नहीं पूछी कि तुम यहाँ रह सकती हो या नहीं, पर खैर क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम क्या है। जिससे सुन वो कहती है आखिर तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है। तो जिन्बू कहता है चलो भी, मैंने तुम्हारा इलाज किया है, तुम्हें खाना खिलाया है और तुम्हें सोने के लिए जगह दी है, यहाँ तक कि तुमने बेशर्मों की तरह यह भी फैसला ले लिया है कि तुम्हें यहीं पर रुकना है। इसके बदले क्या तुम कम से कम अपना नाम मुझे नहीं बता सकती। वो लड़की बताती है मेरा नाम इनह्यूनसुल है। तो जिन्बू वहाँ से जाते हुए कहता है मैंने वहाँ दरवाजे पर बदले हुए कपड़े रख दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वे तुम्हें फिट आएंगे। खाना यहाँ पर है और स्टोरेज वहाँ पर है, अगर तुम बचा कर खाती हो तो ये कुछ महीनों तक चलेगी। इतना बोलते हुए वो सोचता है हालांकि मुझे नहीं पता है कि तुम यहाँ कितने दिनों तक रहने वाली हो। इसी के साथ वो बाहर जाते हुए कहता है मैं सामने वाले बिल्डिंग में रहूंगा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो तुम मुझे वहाँ पर ढूंढ लेना और दलिया ठंडी होने से पहले उसे खत्म कर लेना। और फिर जिन्बू के वहाँ से चले जाने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने जख्मों पर हाथ रखते हुए कहती है सबसे पहले मुझे अपनी ताकत को दोबारा हासिल करनी होगी और अपने शरीर से जहर को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करनी होगी। इतना बोलते हुए वो जिन्बू के बारे में सोचती है जिन्बू वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है जबकि वो मुझे जानता भी नहीं है, कितना अजीब आदमी है। जबकि वहीं जिन्बू 10,000 स्पिरिट हाउस के ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था। उसके जख्मों को देखकर पता चलता है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। किसी अननोन पास्ट वाले पर्सन को इस तरह अपने साथ लेना मेरे लिए जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन मैंने तो उसे रहने के लिए जगह तक देने की हद तक चला गया। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से अकेला था, पर खैर अब क्या कर सकते हैं। हानस्योल कितना प्रीटी नेम है। इसी के साथ सीन चेंज होता है वॉइस कैप्टन की ओर जो नए मेहमानों के लिए रहने की व्यवस्था कर रहा था। वहीं मोटा कैप्टन अपने मौज में सो रहा था। जिसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है दूसरे दिन और हम जिन्बू को देखते हैं जो उस लड़की वाली हाउस की ओर देखकर कह रहा था वह 3 दिनों से बाहर नहीं निकली है, क्या वह ठीक होगी या फिर वह पहले ही मारी जा चुकी है। मैं बस अब आशा ही कर सकता हूँ कि वह बिल्कुल ठीक होगी, शायद मुझे कल उसे चेक करना चाहिए। वहीं हम हानस्योल को देखते हैं जो अपने अंदर से पॉइजन को बाहर निकालते हुए सोच रही थी आखिरकार मैंने अपनी आधी इंटरनल एनर्जी को दोबारा हासिल कर ली है। मैं नॉर्मली तब तक इंतजार करूंगी जब तक मैं अपनी सारी इंटरनल एनर्जी को हासिल नहीं कर लेती जहर को बाहर निकालने से पहले, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या इतने सारे पॉइजन में से बस यही ब्लड सोल पॉइजन को होना था, दुनिया का सबसे खतरनाक और जानलेवा जहर। मुझे नहीं पता किस तरह की मेडिसिन जिन्बू ने मुझ पर यूज किया है, पर इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जहर अपना प्रभाव खत्म कर रहा है। मैं इसे अब और नहीं सह सकती। जहर को बाहर निकालने के लिए मैंने जो अभी तक जितना भी इंटरनल एनर्जी को रिगेन किया है उसे यूज करना होगा। फोकस हानस्योल इतना बोलते हुए वो फोर्स करने लगती है पर वो फेल हो जाती है और अपनी सारी उम्मीदों को खोते हुए कहती है सब खत्म हो गया, क्या यही अंत है। मैं तो उसे ठीक से शुक्रिया भी नहीं कह पाई। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है, एक ब्लैक हुडी वाला पर्सन, और हम देखते हैं वो आते ही इनह्यूनसुल को अपने किसी टेक्निक का यूज करते हुए उसे संभालने की कोशिश करने लगता है, पर पॉइजन दोबारा हानस्योल के ब्लड में फैल रहा था। जिसे देख वो कहता है प्लीज मिस उठ जाइए और अपने माइंड को फोकस करिए, अपने इंटरनल एनर्जी को संभालिए, प्लीज फोकस करिए और अपने फिंगर ट्रिप को कंसंट्रेट करिए। जिसके बाद हानस्योल भी उसकी बातों को सुन खुद संभालने की कोशिश करने लगती है। जिस पर वो बंदा कहता है बहुत अच्छे, काफी करीब थी, जहर पूरी तरह बाहर निकल गया है, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो सकती थी। साथ ही हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम सारयोंग होता है। हानस्योल उस बंदे को यहाँ पर देख काफी खुश होती है।
सारयोंग बताता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस, मैं काफी देर से यहाँ पहुँचा। मैं आपको हर जगह पर ढूंढ रहा था, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आप यहाँ पर छुपी हो सकती हैं। मैं आपकी और मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए पैदा हुआ था, पर फिर भी आप दोनों खतरे में पड़ गए। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती हैं। जिस पर हान सोल कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कम से कम अब तो तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। वैसे भी हम पर स्नीक अटैक किया गया था, इसीलिए मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुम उस समय पर कर सकते थे। पर खैर छोड़ो, तुम इतने समय से थे कहाँ? जिसे सुन वो बताता है, मैं छिपा हुआ था और खुद को हिल कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने आप को पूरी तरह हिल कर लिया तो तुरंत ही आपको ढूंढने के लिए आ गया। तो हान सोल कहती है, लेकिन तुम्हें पहले मेरे मास्टर के पास जाना चाहिए था। जिस पर सारयोंग बताता है, मुझे यकीन है कि वह पूरी तरह ठीक होंगे, आप चिंता मत करिए। अभी फिलहाल आपका ठीक होना सबसे जरूरी है, इसलिए अभी आपका नॉर्थर्न सेक्टर में ही छिपे रहना बेहतर होगा। वे कमीने आपको यहाँ ढूंढने के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्लीज कुछ समय के लिए आप यहीं पर रुकिए, जब तक कि आप खुद को पूरी तरह हिल नहीं कर लेती। इसी बीच मैं अपने मास्टर को ढूंढने के बाद जल्द से जल्द यहाँ पर लौट आऊंगा। आपको बस अगले कमांड के आने तक इंतजार करना होगा। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है जिन्बो की ओर, जो अपने वर्कशॉप में ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा था और साथ ही सोच रहा था सिंगल रोप एनर्जी शैडो के द्वारा फॉलो किया जाता है। हालांकि वे दोनों ही अलग अलग एनर्जी है, लेकिन सब कुछ एक में ही मिल जाएगा, तब दुनिया में रोशनी चमकेगी। पर फिर भी मैं सिंगल शैडो हूँ, रूट में बस एनर्जी एग्जिस्ट करती है, पर दूसरी एनर्जी शैडो के रूप में उसे फॉलो करता है। दो एनर्जी दुनिया को अलग अलग रूल करती है, पर अंत में सब कुछ एक हो जाएगा। पूरी दुनिया में रोशनी चमकती है, लेकिन मैं एक छाये के रूप में मौजूद हूँ। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात में तारों से भरा अंधकार और खाली दिखता आसमान होता है। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं उसकी चारों तरफ शैडो जैसा एक डोमेन बनने लगता है, जो जिन्बो के अपने ओमनी डायरेक्शन सेंस को एक्टिव करने के कारण बना होता है। वह अपनी चारों तरफ चेक करने के बाद कहता है, चलो यहाँ पर कोई भी नहीं है, और फिर पूरी तरह कंफर्म करने के बाद वह अपने शॉट की ओर जाता है। साथ ही हमें बताया जाता है 10,000 स्पिरिट हाउस के दीवारों पर उकेरे गई 10,000 स्पिरिट टेक्निक को शैडो एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। यह टेक्निक इंडिपेंडेंट सोच और प्रैक्टिकल रहने वाले नॉर्थर्न सेक्ट के पहले जनरेशन का जीनियस वॉरियर बुक जिन्हू का है। इसकी गुप्त और अंधेरी नेचर होने के कारण इसे दूसरों के लिए सीक्रेट रहना ही चाहिए। कोई भी वॉरियर चाहे जितना भी एडवांस हो या फिर उसकी टेक्निक चाहे कैसी भी हो, वो कभी भी ये पता नहीं लगा सकता है कि जिन्हू बस उसके इंटरनल एनर्जी को देखकर ही अपने आउटर एनर्जी को छुपा सकता है। नॉर्थर्न सेक्ट के पिछले 4 लीडर के अपने पूरे प्रयास के बावजूद भी वे इस 10,000 स्पिरिट टेक्निक को कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक रीच नहीं करवा पाए। इसीलिए ये उनके विजडम से इनलाइटेंड होने के बावजूद भी इनकम्प्लीट रह गया। लेकिन इस समय जिन्बो 10,000 स्पिरिट टेक्निक को मास्टर कर रहा है। यदि उसके पास कोई और ऑप्शन होता तो वह कभी भी इसमें मास्टर करने की कोशिश नहीं करता, पर हेवनली अलायंस अभी भी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। साथ ही 4 पिलरों ने सेक्ट से लड़ने के लिए उसकी सभी फाइटिंग टेक्निक के मटेरियल को छीन लिया। इसी के साथ जिन्बो की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। वह वहाँ से जाते हुए कहता है, आज के लिए इतना काफी है, मुझे जाकर कुछ खा लेना चाहिए, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। उधर हान सोल भी अपने कमरे से बाहर आकर आसमान को देखते हुए कहती है, तो यही नॉर्थर्न सेक्ट है। तभी जिन्बो भी वहीं पर आ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम तो पहले से बेहतर दिख रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम इतने दिनों से अंदर हो, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। वैसे मैं खाना खाने जा रहा था, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। जिसे सुन हान सोल पहले तो उसकी ओर देखती है, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसके पीछे अंदर आते हुए कहती है, शायद मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तो जिन्बो कहता है, क्या शुक्रिया? जिस पर हान सोल बताती है, मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। जिन्बो कहता है, बहुत अच्छे, आओ बैठ जाओ, मैंने हम दोनों के लिए इनफ खाना बनाया है। जिससे सुन हान सोल थोड़े हेजिटेट करती है, पर वह आखिरी में बैठ ही जाती है। जिन्बो उसे देख कहता है, चिंता मत करो, मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया है, बस वहाँ पर बैठ जाओ। तो हान सोल कहती है, क्या तुम अब मुझसे और सवाल नहीं पूछने वाले हो? तो जिन्बो कहता है, हाँ, किस बारे में? हान सोल कहती है, मेरे बारे में। जिससे सुन जिन्बो कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। जिस पर हान सोल कहती है, क्या सच में? जिन्बो कहता है, मुझे लगा यह सबसे अच्छा आंसर होगा। वैसे भी मुझे लगता है अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता चल जाता है कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं बैठ पाऊंगा। जिन्बो कैसी बातों को सुन हान सोल कहती है, क्या तुम सच में बेवकूफ हो? इसी तरह काफी समय बीत जाता है और हान सोल भी खाना खाने के बाद चली जाती है, जबकि जिन्बो अभी भी 10,000 स्पिरिट हाउस के ऊपर बैठा सोच रहा था। मैं अपने बॉडी में बदलाव को महसूस
महसूस कर सकता हूँ। 10,000 स्पिरिट हाउस की दीवारों से एक और टेक्निक को मास्टर करने का समय आ गया है, ब्लेड ऑफ डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन। यह एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड अटैक है जो केवल फाइटिंग के पर्पज से बनाया गया था। अब तक मेरा स्वॉर्ड ट्रेनिंग 10,000 स्पिरिट हाउस की दीवारों के टेक्निक को मास्टर करने की प्रोसेस का एकमात्र हिस्सा था, जिसके बाद हम दोबारा कुछ समय बाद उसे अपने वर्कशॉप में देखते हैं, जहाँ पर वो औरों को दिखाने के लिए ब्लैक स्मिथ का काम करता था, पर वो असलियत में सेक्रेटली 10,000 स्पिरिट के सभी टेक्निक को मास्टर करने में लगा था। वहीं हम हांसोल को देखते हैं जो अभी भी अपने कमरे में खुद को रिकवर करने में लगी थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। जिसके दूसरे दिन हम देखते हैं जब जिन वो वर्कशॉप में अपने काम को खत्म करने के बाद चैन की सांस ले ही रहा था, तभी हांसोल उसके सामने आ जाती है, जिसे देख वो काफी डर जाता है और उससे कहता है, हे तुमने मुझे डरा दिया। तो वो कहती है, तुम तो बहुत धीमे हो, मैं काफी देर से यहाँ बैठी हूँ, पर ऐसा लगता है तुम बस ढोंग कर रहे हो मेहनत से अपने ध्यान को केंद्रित करने में, पर खैर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। जिसे सुन जिन्बो काफी भड़कते हुए कहता है, पहले ही 3 महीने हो चुके हैं, पूरे 3 महीने, पता है, और तुम कितनी बेशर्म बनोगी, क्या तुम कभी अपने घर जाने वाली भी हो कि नहीं। तो वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। बेचारा जिन्बो उसकी बातों को सुन खुद को ही कोसता हुआ कहता है, सब बेकार है, पता नहीं मैं ये सब क्या कर रहा हूँ इस लड़की के लिए जिसे मैं जानता तक नहीं। चलो छोड़ो, तुम मेरे पीछे आओ। वही हांसोल जिन्बो को पीछे से देख सोच रही थी, ये बंदा मुझे कभी भी समझ में नहीं आता। इतने में ही जिन्बो किसी चीज से टकराने के कारण नीचे गिर जाता है, जिसे देख हांसोल कहती है, नॉर्थर्न सेक्ट का अगला डिसेंडेंट होने के बावजूद भी इसे बेसिक फाइटिंग टेक्निक तो छोड़ो, इसे बेसिक बातें भी नहीं पता है। इसके बजाय वो बस एक ब्लैक स्मिथ बनकर रह गया है। पर उधर जिन्बो उसे वहीं पर बैठा हुआ देख कहता है, क्या तुम वहीं पर बैठी रहोगी, जल्दी यहाँ आओ अगर तुम्हें भूख लगी है तो। हांसोल उसके पीछे आते हुए कहती है, ओह ठीक है, जिसके बाद जिन्बो उसे खाना देता है, पर वो थोड़ा नखरे दिखाती है और पता नहीं मैं ये फालतू की चीजों को क्यों डाल रहा हूँ जिसमें ना कोई रेटिंग है और ना कोई जरूरी चीज, पर शायद तुम लोगों को अच्छा लगेगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है नॉर्थर्न सेक्ट के बाहर, जहाँ पर कुछ लोग आते हुए कहते हैं, तो यही है नॉर्थर्न सेक्ट। इनमें से ये दोनों हेवनली अलायंस के डेडली स्काई क्रिम्सन जेड मास्टर सिमोवेन का सन और डॉटर होती है, जिनमें डॉटर का नाम सिमसुआ है जो 14 साल की है और सन सिम वनम्यू है जो 19 साल का है। वहीं तीसरी लड़की हेवनली अलायंस के सियोम्योन फैमिली से ग्रेट सेज सियोम्योन हुआ की ग्रैंड डॉटर सियोम्योन हाइरियोंग है जो कि 20 साल की है। उन तीनों के साथ साथ काफी सारे लोग होते हैं। वहीं उनके बीच एक बंदा होता है जो कि आर्मी जनरल मैक वन प्योंग होता है। वो कहता है, क्या यहाँ पर हमारे वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं है। तभी कैप्टन वहाँ पर अपनी टीम के साथ आते हुए कहता है, ओह आप आ गए। तो वो जनरल कहता है, चलो आखिरकार कोई तो आया। कैप्टन उसके आगे आते हुए कहता है, माफ करिएगा, मैं हेवनली अलायंस के तीसरी बाहरी टीम का कैप्टन जैंग पैसन हूँ। तो जनरल कहता है, चलो ठीक है, मुझे बताओ क्या तुमने हमारे लिए कमरे तैयार कर दिए हैं। जिसे सुन कैप्टन कहता है, बेशक सर, मैंने खुद ही पर्सनली सब कुछ देखा है। आप इतनी लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे, प्लीज इस तरफ आइए। भैंसे पूरे समय सो रहा था और बोलता है, मैं खुद किया है, पर खैर हमें क्या। उसी के पीछे वॉइस कैप्टन होता है जिसकी नजर किसी पर जाती है और आगे वाला पर्सन की भी नजर उस पर जाती है। तो वो कहता है, तुम तो सो मुसेंग हो, क्या बात है, मुझे तुम्हारे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। अरे मैं युग पॉल हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना। पर वॉइस कैप्टन के चेहरे से हम क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसे नजरअंदाज कर रहा था और ये चीज उस बंदे को भी एहसास हो जाता है। तो वो अपने मन में सोचता है, क्या तुम अपने इतने पुराने दोस्त को भूल गए। इसी के बाद हम देखते हैं उन सभी का वेलकम किया जाता है नॉर्थर्न सेक्ट में और सियोमून उस जगह की हालत को देख कहती है, माइटी नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट की ऐसी हालत को देखना सच में दुखद है। जिस पर सिम कहता है, ये दुनिया इसी तरह काम करती है, यदि आप इनफ स्ट्रांग नहीं है तो आप दूसरों के द्वारा निगल लिए जाओगे। साथ ही एक बार शिकार खत्म होने के बाद शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं रह जाती है। जिस पर सुआ कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई हो, पर तुम्हारी बातों को सुन हमेशा मेरी भूख मिट जाती है। जबकि वही सेक्ट की दूसरी तरफ जिन्बो और हांसोल इन सब से अनजान आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, क्या हम हर रोज मीट नहीं खा सकते, तुम्हारे पास कोई और डिश
केस नहीं है। जिस पर जिन्वो कहता है, यार तुम सच में टॉक्सिक बेशर्म हो। वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए अचानक ही अभी आए ग्रुप के सामने आ जाते हैं, जिसको देखना तो वो ग्रुप कुछ समझ पाता है और ना ही ये दोनों उन्हें देख। पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के होश उड़ जाते हैं हानसोल को जिन्वो के साथ देख, लेकिन माहौल ज्यादा गर्म नहीं होता। सियोमियन जिन्वो को देख कहती है, वह लड़का शायद नॉर्थर्न सेक्ट के लीडर का डिसेंडेंट यंग मास्टर जिन्वो है। वहीं सुआ क्रीपी स्माइल के साथ कहती है, तो वो अभी भी जिंदा है। साथ ही उसके भाई का भी सेम एक्सप्रेशन होता है। दूसरी तरफ हानसोल बेचारी वो तो इन सब से ना खबर कहती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे यहाँ इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों की उपस्थिति का पता कैसे नहीं चला। लगता है इस बेवकूफ की मूर्खता मुझ पर भी हावी हो रही है। मुझे इसे एक साथ लाने की जरूरत है। फोकस करो हानसोल। तभी सिम कहती है, लगता है आप नॉर्थर्न सेक्ट के सक्सेसर हैं। मेरा नाम सिम है और यह मेरी छोटी बहन सुआ है और यह मिस युमून है। जिन्वो उन सभी को देख थोड़ी देर सोचने के बाद उन सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं जिन्वो हूँ और यह मेरी दूर की कजन है जो कुछ समय के लिए यहाँ पर आई है। जिन्वो की बातों को सुन कैप्टन वाइस कैप्टन को धीरे से गाली देते हुए कहता है, क्या बकवास है, दूर का कजन, तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? तुम इस पूरे टाइम पर कर क्या रहे थे? तुम हम सभी को मरवाओगे। जिस पर वाइस कैप्टन कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्डिंग की रिपेयरिंग में बिजी हो गया था। तो कैप्टन कहता है, इन सभी को अपने पिछवाड़े में डाल लो और जल्दी से इसे सॉल्व करो। वहीं सिम कह रहा था, अच्छा तो ऐसी बात है। तो जिन्वो, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? जिन्वो रिप्लाई देते हुए कहता है, मैंने आपका नाम पहले भी सुना है, आखिरकार आप इतने फेमस जो हैं। जिससे सुन सिम कहता है, अरे यार बाहर के लोग भी, मेरा मतलब है कि नॉर्थ में इतने दूर रहने के बाद भी तुम्हें हमारे बारे में पता है। ठीक है तो फिर मुझे लगता है कि हमें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से मिलते रहेंगे। उसे इस तरह बात करता हुआ देख सियोमियन धीरे से उसे कहती है, यंग मास्टर आपको इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। वहीं सेम टाइम पर कैप्टन भी जिन्वो को देख काफी गुस्से में सोच रहा था, कमीने तुम्हें किसने कहा था इस समय पर यहाँ आने के लिए? इतना सोचने के बाद वह सिम के सामने पालतू कुत्ते की तरह उसे वेलकम करते हुए कहता है, अरे आप लोग अंदर क्यों नहीं जाते? हमने सिर्फ आपके लिए ह्वानचुन पैलेस को रिपेयर किया है। जबकि उधर हानसोल जिन्वो के पीछे से देख सोच रही थी, मुझे लगता था कि वो बेवकूफ है पर उसने खुद को कंट्रोल किए रखा, साथ ही मेरे बारे में भी झूठ बोला। कितना अजीब आदमी है। पर रुको, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे जैसे कि वे इस जगह के मास्टर हैं, जबकि असली मास्टर तो ये बंदा है। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं दूसरे सीन में रात हो जाती है और हम उसी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर वो सभी रुके हुए थे। बालकनी में खड़ा सिम अपने पीछे खड़े जनरल से कहता है, जनरल मैक, मैं उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहता था जो 10 सालों के वार से क्रूशियल था, लेकिन अब जब मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। यह तो बस वर्तमान की दुनिया में हेवनली एलायंस के मॉन्स्टरों के द्वारा बनाया गया इल्यूजन है जो अभी तक अपने बुढ़ापे से नहीं मरा है। वे नहीं चाहते कि जो उन्होंने बनाया वो कभी खत्म हो। यदि उनका वश चले तो वे अपने वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करते हुए हमेशा जीना चाहेंगे। जिसे सुन जनरल कहता है, मैं मॉक वोन पियोंग केवल डेडली स्काई के फ्यूचर रूलर को सर्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। जिस पर सिम हंसते हुए कहता है, तब तो तुम्हें इससे पहले कि मैं डेडली स्काई को हासिल नहीं कर लेता तब तक तुम्हें कुछ और दशकों तक इंतजार करना होगा, लेकिन यहाँ मैं इंतजार नहीं करूंगा। यह एक बैटल फील्ड है जहाँ पर मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं खुद को राइज करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर उससे पहले कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं सुबह सबसे पहले उसको देखने वाला हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होती है जिन्वो की ओर। दूसरे दिन जो हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ पर सिम आते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि हथौड़े की आवाज इतना सुखद भी हो सकता है। उसे इस तरह जिन्वो अपने पीछे देख काफी घबरा जाता है। साथ ही वह अपने मन में सोच रहा था, यह कैसे हो सकता है, मैंने अपनी पूरी तरह ओमनी डायरेक्शन सेंस को एक्टिव कर रखा है, पर फिर भी मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो आ रहा है। इतना सोचने के बाद वो खुद को संभालते हुए पीछे मुड़ कहता है, ओह तो आप हैं। जिस पर सिम कहता है, मैंने सुना है कि आपने अपनी इंटरनल एनर्जी को कभी भी काबू नहीं किया, इसके बावजूद भी आप काफी गर्मी को सहन कर रहे हैं। वैसे भी ऐसे टेरिबल डल जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि समय जैसे धीरे धीरे बीत रही है। आप इस तरह की जगह पर कैसे रह सकते हैं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं क्या इसे देख सकता
देता हूँ। हम जिन्वो को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है। उसे अचानक इस जगह पर देखकर पर फिर भी वो अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो सिम उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, यह स्वॉर्ड इतना भी बेकार नहीं है। इस तरह की क्राफ्टमैनशिप स्किल के साथ आप मेनलैंड में काफी इज्जत कमा सकते हैं। इतना बोलते हुए वो एकदम से उस स्वॉर्ड से मानो जैसे जिन्वो पर अटैक कर देता है, जिससे कि जिन्वो घबराहट में कोई गलत कदम उठा ले। पर हमारा हीरो भी थोड़ी ना कोई कच्चा खिलाड़ी था, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता, उल्टा उससे कहता है, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्वो को इस तरह देख सिम कहता है, नॉर्थ वॉल के बेटों को अभी भी फाइटिंग टेक्निक नहीं आती, यह कितनी बकवास है। कोई इंसान इस तरह बिना उम्मीद के कैसे जी सकता है। वहीं जिन्वो सोच रहा था, चल क्या रहा है, क्या वो मुझे टेस्ट कर रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर मैंने रेजिस्ट करने की कोशिश किया तो बात बढ़ सकती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि नैन स्काई सिम मूवे का बेटा है। मैं इस समय खुद को डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी प्लानिंग और वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जो मैंने अब तक सहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। दूसरी तरफ सिम अपने साइको स्टाइल में कह रहा था, चलो दिखाओ मुझे तुम्हारे पास जो कुछ भी है। इतना बोलते हुए वो अपनी एनर्जी से उस स्वॉर्ड को भरते हुए जिन्वो पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। जिन्वो उस अटैक को देख घबराते हुए कहता है, धत्तेरी की अब तो लग गई। पर वो उसके अटैक के सामने से बिल्कुल भी नहीं हटता, जिसे देख सिम भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। जिन्वो डायरेक्ट उसके अटैक को लेते हुए सोचता है, कुछ भी हो जाए अभी लड़ाई का समय नहीं है। वह एक मार्शल मास्टर है जिसकी उपस्थिति भी मैं ओमनी डायरेक्शन सेंस से पता नहीं लगा पाया। अगर मुझे मरना है तो चाहे मैं अपनी फाइटिंग टेक्निक का यूज करूं या ना करूं, मैं फिर भी मर सकता हूं। इसीलिए अभी मुझे उस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए जिसमें बचने की संभावना सबसे अधिक है। इधर सिम उस पर अटैक के बाद सोच रहा था, अभी अभी वह स्ट्रेंज एनर्जी क्या थी जो मुझे महसूस हुई। तभी वहाँ पर सियोमियन के साथ उसकी सर्वेंट भागती हुई आती है और सिम को रोकती है, साथ ही जिन्वो को संभालते हुए कहती है, प्लीज हिलना मत, जल्दी करो और ब्लड को रोको, जिससे कि जिन्वो को काफी पेन हो रहा था। लेकिन उधर सिम जिन्वो को देख सोच रहा था, चलो अच्छी चीज है कि मैंने बैटल को मिस कर दिया, लेकिन क्या वह इतने मामूली से अटैक से भी नहीं बच सकता। क्या यह रियली में सच है कि उसने अभी तक कोई भी फाइटिंग टेक्निक को मास्टर नहीं किया है। यदि ऐसा है तो मैंने जो अभी एनर्जी महसूस की वह क्या थी, क्या यह बस मेरा भ्रम था। तभी सियोमून उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आपको अच्छी तरह पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया यंग मास्टर सिम। जिसे सुन सिम सोचते हुए कहता है, बेहतर होगा कि मैं इसकी जांच बाद में करूं, फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। और फिर वह वहां से जाते हुए कहता है, अरे चलो भी, मुझे लगा था कि कम से कम वो इतनी आसान अटैक को तो संभाल ही सकता है, किसे पता था कि वह इतना दयनीय होगा। मैं उसकी रिकवरी के लिए दुआ करूंगा। जबकि सियोमून उसके चले जाने के बाद जिन्वो को एक पिल खिलाते हुए कहती है, यह शिफ्ट सोल रिकवरी पिल है, आप कुछ ही देर में फुल्ली रिकवर हो जाएंगे। साथ ही मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर जिन्वो, मुझे नहीं पता था कि यंग मास्टर सिम का बिहेवियर इतना वायलेंट होगा। मैं उसके बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। पर जिन्वो की हालत काफी बुरी होती है, जिसे देख वो दोबारा कहती है, मैं आपको आपके रूम तक ले जाती हूँ, साथ ही मैं इसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ। जिसके कुछ समय बाद जब उसकी आंखें अपने रूम में खुलती है तो वह अपने आगे हांसियल को देखता है जो उससे कह रही थी, क्या उन सभी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। जिस पर जिन्वो कोई भी जवाब नहीं देता तो वो कहती है, क्या तुम बेवकूफ हो, अगर तुम जीत भी नहीं सकते तो भी तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए, या फिर तुम्हें कम से कम वहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता। तो जिन्वो अपने हाथ को उसके हाथ पर रखते हुए कहता है, असल में मुझे लगा था कि वे कमीने ऐसा नहीं करेंगे, पर तुम्हारा शुक्रिया हांसियल। मुझे याद नहीं पिछली बार अंकल हुआंग के अलावा किसने मुझे इस तरह डांटा था। उसकी ऐसी बातों से उस जगह पर पूरा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है, जिसके कारण हांसियल उसके हाथों को झटकते हुए कहती है, अचानक तुम किस तरह की बातें करने लगे, मुझे शायद जल्द ही यहाँ से जाना होगा। जिन्वो जिसे सुन कहता है, क्या सच में। तो वो बताती है, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जिस पर जिन्वो कहता है, ओह तो ऐसी बात है। जिसके बाद हम दूसरे सीन में हांसियल को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी मेडिटेट कर रही थी। तभी उसके पास वहां पर वही ब्लैक पर्सन आते हुए कहता है, यंग मिस, मैंने मास्टर को ढूंढ लिया, वे बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें जो फाइट के दौरान चोट लगी थी उससे भी उन्होंने पूरी तरह लगभग रिकवर हो गए हैं। हांसियल जिस पर कहती है,
बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्र है। आगे ब्लैक पर्सन बताता है ये जल्द ही आगे बढ़ने वाले हैं, आपको अपनी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। इसी के साथ सीन चेंज होती है किसी अननोन पर्सन की ओर, जो खुली रेगिस्तान में अपने आगे देखता हुआ कह रहा था, मैं नॉर्थर्न रीजन के स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी को महसूस कर सकता हूँ, यह कितना शानदार है। इतने में ही उसे अपने पीछे कुछ लोग महसूस होता है, तो वो कहता है चूहों का झुंड ऐसी जगह पर क्यों छुपा है, जल्दी बाहर आ जाओ। इतना सुनते ही हम देखते हैं रेत के अंदर से कई सारे लोग बाहर आने लगते हैं। वे सभी उस अननोन पर्सन से कहते हैं, ऐसा लगता है तुम्हारा सेंस काफी तेज है, अपनी पहचान बताओ और तुम कहाँ जा रहे हो। अननोन पर्सन उन सभी के पास अजीब से हथियारों को देख सोचता है, आखिर ये कमीने है कौन, मैंने इससे पहले इन जैसे हथियार कभी नहीं देखे। यहाँ तक कि इन सभी की एनर्जी भी उन सभी वॉरियरों से अलग है जिनसे कि मैं अभी तक मिला हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसके जैसे वॉरियर यहाँ पर छिपे हुए थे जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता। नॉर्थर्न रीजन तो सच में काफी इम्प्रेसिव है। इतना सोचने के बाद वो उन सभी से कहता है, तुम्हारे जैसे छुछुंदरों के झुंड, मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए मजबूर हूँ। जिस पर आगे से जवाब आता है, ओह चलो ठीक है, मैं इसे भूल जाऊंगा, पीछे मुड़ो और चुपचाप निकल जाओ तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिसे सुन ये बंदा कहता है, क्या बात है, शानदार, ये सेम चीज तुम सभी क्यों नहीं करते, मैं भी हो सकता है शायद तुम्हें छोड़ दूं। जिसे सुनते ही रेत से निकले बंदे उस पर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम एरोगेंट बास्टर्ड, तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा, सभी जल्दी करो, यह कमीना हो सकता है कि उस लड़की की हेल्प कर रहा हो। उन सभी को ऐसा करता हुआ देख अननोन पर्सन भी तैयार होता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता तुम सभी किस लड़की की बात कर रहे हो, पर मैं हमेशा ही लड़ाई के लिए तैयार रहता हूँ, जल्दी मेरे पास आओ। वो दोनों ही साइड एक दूसरे के सामने होते हैं। रेत से निकले बंदे अपने हथियारों के साथ उस पर अटैक करता है, जिसके कारण उस जगह पर पूरा धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं वह अननोन पर्सन उस जगह पर भी बिना हार्म हुए क्रीपी स्माइल कर रहा था, जिससे कि रेत से निकले सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। वो अननोन पर्सन उन सभी बंदों के चेन जैसे हथियार को अपने केवल हाथों से ही एक साथ पकड़ते हुए उन सभी को ही अपनी ओर खींचता है, जिसको देख वो सभी कहते हैं, जल्दी करो, जंजीर को काटो। पर भाई साहब ये सभी काफी लेट हो जाते हैं और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, पर फिर भी वो सभी किसी तरह अपने चेन को काटने में कामयाब रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत होता है तो वे सभी अननोन पर्सन की ओर देख कहते हैं, यह कैसे संभव है, उसने बस एक बार में ही हाइडन घोस्ट आर्मी को मार गिराया, कितनी बेशर्मी वाली बात है। ब्लड शैडो ब्लेड को बनाओ, हम उसे एक ही बार में खत्म करने के लिए ब्लडी डिस्ट्रक्शन का उपयोग करेंगे। तभी धूल को चीरता हुआ अननोन पर्सन उन सभी पर दोबारा अटैक कर देता है। उधर वो सभी भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे दोनों का क्लैश काफी भयानक होता है। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं लास्ट में हाइडन घोस्ट आर्मी पूरी तरह तबाह हो जाता है। अननोन पर्सन उन सभी को मारने के बाद कहता है, मैं लगभग हारने ही वाला था, यह कमीने कोई साधारण वॉरियर नहीं थे, वे जितना मैंने सोचा था उससे अधिक स्ट्रांग है। पर ये थे कौन, शायद मुझे एक को जिंदा छोड़ देना चाहिए था ताकि मैं उससे पूछ पाता। यहाँ तक कि स्विफ्ट ब्लेड के मास्टर बैक्सियोंग वन भी इतना पावरफुल नहीं था। खैर वे जो भी थे मुझे नहीं रोक सकते थे, मैं लगभग उस जगह तक पहुँच गया हूँ, बस थोड़ी देर और नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट, जिससे हमें पता चलता है कि वो जिन्वो के सेक्ट में जा रहा है। पर ये बंदा है कौन, खैर हमें थोड़ी ही देर में पता चलने ही वाला है। जिसके बाद दोबारा जिन्वो को देखते हैं, वो अपने कमरे से बाहर निकला ही होता है, तभी उसे बाहर सियोमियोन मिल जाती है, जो उसे देख कहती है, अब आप कैसे हैं, मैं अभी आपके लिए कुछ और मेडिसिन लेने जा रही थी। जिसे सुन जिन्वो कहता है, यह ठीक है, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस पर सियोमोन कहती है, मैं सच में आपसे माफी चाहती हूँ यंग मास्टर सिम ने जो भी किया है उसके लिए, साथ ही हम यहाँ पर आपकी मर्जी के बिना रहने आ गए। तो जिन्वो कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी तुम यहाँ पर पहले ही आ चुकी हो, मैं बस आशा करूंगा कि तुम यहाँ पर अच्छे से रहोगे। जिस पर सियोमोन उसे शुक्रिया कहती है और कहती है, मैं सच में सरप्राइज हूँ, मुझे लगता था आप हमारे बारे में गलत भावना रखते हैं, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर कोई और नहीं, 9 स्काई में से एक ग्रेट सेज सियोमोन हुआ है। जिन्वो जिस पर कुछ भी नहीं कहता, तो सियोमोन आगे बढ़ उससे कहती है, लेकिन मैं अपने रूथलेस ग्रैंडफादर से अलग हूँ, मैं आपकी हर संभव मदद करना चाहती हूँ यंग मास्टर जिन्वो। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर सियोमोन की बॉडीगार्ड उन दोनों पर ऊपर से नजर रख रही होती है, जिसका नाम यून सोह होती है। इसी के साथ सीन चेंज होती है, रात के टाइम
सिम की ओर, जो एक कमरे के सामने आता है जिसके अंदर सियोमियन होती है। वो सिम से कहती है, यंग मास्टर सिम। उसे इस तरह देख सिम कहता है, मिस सियोमियन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? पर सियोमियन जवाब ना देते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि उसे चोट मत पहुँचाना। उसे इस तरह देख सिम कहता है, अरे रे शांत हो जाओ, मैंने सोचा था कि वो इतने आसान अटैक से तो बच ही सकता है, मैं नहीं जानता था कि वो इतना पैथेटिक होगा। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, यार यह कितनी डरावनी है, एकदम विच की तरह। सियोमियन कहती है, वह बच्चा हमारे प्लान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इस बात से फायदा उठाना चाहिए कि वह नॉर्थर्न सेक्ट के अंतिम बचा डिसेंडेंट है, इसे हमेशा अपने दिमाग में रखना। इसी के साथ सीन चेंज होती है दूर कहीं किसी बैटल फील्ड में, जहाँ हर एक चीज खत्म हो चुकी थी और बस नर्क की आग जल रही थी। वहीं पर एक बंदा कह रहा था, यह कैसे हो सकता है, तुम तो क्योस के डीमन हो टाइम मूगैंग। मूगैंग उसे मारता हुआ कहता है, यह कितना बोरिंग है, मुझे लगा था कि वह कम से कम कुछ देर और तो लड़ ही सकता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है, मैं वापस आ गया हूँ सर। जिस पर मूगैंग पूछता है, अच्छी बात है, चलो मुझे बताओ हाइडन घोस्ट आर्मी का क्या हुआ। जिसे सुन वो बंदा बताता है, उन्होंने अपने टारगेट का पता लगाने के बाद हमें नोटिफाई करते ही वे सभी खुद को सेफ रखने के लिए छिप गए थे, पर जरूर उन सभी का सामना किसी से हो गया था क्योंकि उन सभी को ही खत्म कर दिया गया है। मूगैंग जिसको सुन हैरान होते हुए कहता है, इलाइट हाइडन घोस्ट आर्मी को खत्म कर दिया गया। वो बंदा कहता है, आपने सही कहा सर, इतना ही नहीं। इतना बोलते हुए वो हान सोल के बारे में सब बता देता है। तो मूगैंग क्रीपी स्माइल के साथ उस बंदे से कहता है, शानदार, उस बच्ची में कुछ तो बात है, किसने सोचा होगा कि वो उस जगह पर भी छिप सकती है। चलो डार्क वुल्फ्स, हमें वो रैबिट मिल चुका है जो पहले भाग चुका था। जिसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है नॉर्थर्न सेक्ट में, जहाँ पर वाइस कैप्टन से एक पर्सन कह रहा था, अरे यार मैं तुम्हें पूरे सेक्ट में ढूंढ रहा था, कैसे हो तुम? मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ पर छुपे हो सकते हो, पर तुम तो यहीं पर मुझे मिल गए मेरे पुराने दोस्त। ये बंदा डेडली स्काई आर्मी का सोल्जर होता है यूप ओल। वाइस कैप्टन उसकी ओर खतरी लुक के साथ देखता हुआ कहता है, पुराना दोस्त क्या ही चूतियापा है, मुझे ऐसे किसी आदमी के साथ दोस्ती में इंटरेस्ट नहीं है जो किसी की बीवी को चुराता हो। और ऐसा लगता है कि तुम डेडली स्काई के सोल्जरों में अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहे हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि तुम मेरे सामने से चले जाओ और अपने काम से काम रखो। जिससे सुन ये बंदा कहता है, अरे यार तुम अभी भी उस पर गुस्सा हो। खैर मैंने जो किया है उस पर मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मुझे यह कितनी बार तुम्हें बतानी होगी, वह उसका फैसला था, वह वही थी जो शादी करना चाहती थी। उस बंदे की बातों को सुन वाइस कैप्टन गुस्से के साथ उस पर अटैक करते हुए कहता है, हरामी अपना मुंह बंद रखो। वाइस कैप्टन को इस तरह देख ये बंदा काफी घबरा जाता है, पर उधर वाइस कैप्टन पागल होता हुआ उससे कहता है, हरामखोर, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, यह असंभव है, मैंने अपनी बेइज्जती काफी सह ली है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। पर वो बंदा बड़ी आसानी के साथ वाइस कैप्टन को डिफीट कर देता है, साथ ही अपने शॉट से उसके शॉट को तोड़ता हुआ उसकी बॉडी पर कट लगा देता है और पीछे मुड़ उससे कहता है, मुझे खुशी थी अपने पुराने दोस्त को इतनी दूर इतने समय बाद इस जगह पर देखकर, पर अब मुझे दुख हो रहा है। अब समय है कि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, वैसे भी हम कुछ समय तक यूं ही मिलते रहेंगे, तो बेहतर होगा कि तुम अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करो। मैंने ज्यादा गहरा घाव तुम्हें नहीं दिया है, तो उससे पहले कि यह और बेकार हो जाए अपना इलाज करवा लेना। बेचारा वॉइस कैप्टन अपने टूटे शॉट को देखता हुआ पुराने बातों को याद करते हुए काफी दुखी होता है। वो पूरी तरह बेबस होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वह अपनी हालत पर पागलों की तरह हंस रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है जिन्वो की ओर, जो अभी अपने वर्कशॉप में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर दूसरे सीन में हम उसे हानसोल के साथ देखते हैं, जो खाना खाते हुए चिल्ला रही थी। जिन्वो उसे एक चीज निकाल के देता है जो उसने बनाया होता है, जिसको देख हानसोल कहती है, अब ये क्या है? तो जिन्वो उसे बताता है, अरे यार यह तुम्हें कौन सी चीज दिख रही है? ऑफ कोर्स यह एक गिफ्ट है। हानसोल उसे लेते हुए कहती है, क्या यह मेरे लिए है? जिस पर जिन्वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम जल्द ही यहाँ से जाने वाली हो, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हें क्या देना चाहिए जो तुम्हें मुझे याद दिलाता रहे। हानसोल उसे लेते हुए काफी खुश होती है, पर बिना जिन्वो को एहसास कराए। वो कहती है, बेवकूफ, तुम्हें किसने बोला था कि मुझे कोई गिफ्ट चाहिए? इसके बदले तो तुम मुझे कुछ अच्छा खिला देते। जिसके कुछ समय बाद जिन्वो के चले जाने के बाद वो उस गिफ्ट को अकेले में देखते हुए कहती है, यह कितनी प्रेटी है। तभी वहाँ पर अचानक ही ब्लैक
ब्लैक पर्सन आता है, जिससे देख हान सोल भी हैरान हो जाती है। वो बंदा आते हुए बताता है मिस मास्टर ने मैसेज भेजा है, वे जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर रुकिए, अभी अभी आपने क्या छुपाया है? हान सोल बताती है कुछ भी नहीं, इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें इसे लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो बंदा कहता है ठीक है, पर मिस याद रखिएगा आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं, आप किसी के लिए भी अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं ला सकते हैं। हान सोल बताती है ऐसा कभी नहीं होगा, जिस पर वो बंदा कहता है मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इतना बोलते हुए वो सोचता है यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी के बाद हम वॉइस कैप्टन को दोबारा देखते हैं, जो अपने पुराने दोस्त के बातों को सुनने के बाद प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा होता है सब झूठ, यह केवल उस हरामी की चालाकी है और कुछ भी नहीं। लेकिन रुको, अगर यह सच हुआ तो वह क्या सच में मुझे छोड़ दिया है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उस कमीने के तुलना में मुझ में कमी थी? हाँ, यह सच ही है, मैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। वह पहले ही नाइन स्काई के अंदर डेडली स्काई का बॉडीगार्ड बन गया है, जबकि मैं अभी भी एग्जाइल में रह रहा हूँ। ब्लू स्काई स्वॉर्ड टेक्निक जिसे मैंने मास्टर की है वह बस एक बेसिक है स्वॉर्ड अटैक का। चाहे मैं जितना भी कोशिश कर लूँ फिर भी मैं अपनी लिमिट को पार नहीं कर सकता। जब मैं इन सबसे दूर आगे बढ़ ही रहा था तो क्या उसका मेरी जिंदगी में वापस आना जरूरी था? मैं तुम सभी को मार डालूंगा, तुम सभी को। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है खुद पर डाउट करना डीमन को जन्म देता है। जब कोई भी खुद पर डाउट करता है तो उसके हार्ट में डीमन पैदा हो जाता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्ही को जलाएगा, यह कभी भी प्रैक्टिकल समाधान नहीं बन सकता। जब तुम खुद पर नजर डालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा गुस्सा बस तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी तरह तुम नहीं। एक बार जब तुम अपने गुस्से को शांत कर लोगे तो तुम्हें शांत पानी की तरह शांत मन प्राप्त होगा। यह बदला शीशे की तरह है जो तुम्हारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि पानी सबसे निचले स्थान पर बहती है। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ता है तो वह भाप बनकर ऊपर उठता है। दिल भी इससे कुछ अलग नहीं है। बदले की गति और हवा का बहना दिल की काम करने की गति से अलग नहीं है। अपने अस्तित्व को महासागर और शरीर को धरा की तरह सोचो। परमात्मा तुम्हारे मन को ब्रह्मांड से जोड़ने की अनुमति देगा। हम देखते हैं वॉइस कैप्टन सभी चीजों को समझने के बाद एक अटैक करता है जो कि काफी बड़ी होती है। उसे देख वो खुद भी हैरान हो जाता है। वो खुद से कहता है यह किस तरह की एनर्जी थी? यहाँ पर कौन है जिसने मुझे अपनी टेक्निक से इनलाइटेड किया है? खुद को सामने लाओ। पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन हम जिन्वू को देखते हैं जिसे छींक आ रही थी। शायद तुम लोग समझ गए होंगे, क्या पता वो आवाज शायद इसी की थी। वो अपने मीनार पर बैठा कहता है शायद मुझे अब वापस जाना चाहिए। और फिर जब वो गलियों में जा रहा होता है तो उसे बाहर कुछ महसूस होता है। वो उस ओर देखता हुआ कहता है यह किस तरह की जबरदस्त ऊर्जा को मैं महसूस कर रहा हूँ। हम देखते हैं गेट पर कोई और नहीं वही अननोन पर्सन होता है, जिसकी एनर्जी किसी ड्रैगन से कम नहीं थी। जिन्वू उसे देख सोच रहा था मैं जो शक्तिशाली ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल पेट के अंदर धंस जाएगा। यह आदमी जरूर मार्शल मास्टर है। उधर वो अननोन पर्सन सेक्ट के अंदर आते हुए अपने आसपास देख कहता है क्या यही नॉर्थरन सेक्ट है? कितना शानदार है। ना बोलते हुए उसकी नजर आगे की ओर जाता है जहाँ पर सिम आते हुए कह रहा था तो आप आ गए, लगता है कि आपने काफी लंबा ट्रैवल किया है। वो बंदा उसे देखते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग पहले ही यहाँ पर पहुँच गए हो। जिस पर सिम कहता है वो तो हम बस ऐसे ही। जबकि वहीं सेम टाइम पर हम सियोमियन को देखते हैं जो जिन्वू को देख उसे ग्रीट करती है। वहीं सिम कह रहा था माय लॉर्ड ये आपके साथ क्या हुआ है, जरा खुद को तो देखिए। जबकि उसकी छोटी बहन कह रही थी सूचन तुम तो फाइट से काफी एडिक्टेड हो। सियोमियन कहती है यंग मास्टर आपको ये क्या हुआ है? जहाँ तक मुझे याद है आपके 100 चैलेंजों में आखिरी ओपोनेंट स्विफ्ट ब्लेड मास्टर बैक सॉन्गवान था, क्या उसी ने आपके साथ ऐसा किया है? जिन्वू को भी 100 चैलेंजों वाली बात को सुन कुछ याद आता है जब अंकल हुआंग ने उसे इस बारे में बताया था। सेम टाइम पर हम डैम सुचैन को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कह रहा था मैं मानता हूँ वह एक स्किलफुल मास्टर था पर उसमें इतना पावर नहीं है कि मुझे इतना चोट पहुंचा सकता है। तो सियोमियन उससे कहती है ओह ऐसा है, चलिए छोड़िए, पहले हम अंदर चलते हैं और आपकी चोट का इलाज करते हैं। यह बातचीत बाद में भी होती रहेगी। वहीं सिम कह रहा था मैं यह जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि ब्लू स्काई के अकेले स्टार डैम सुचैन को कौन इतनी बुरी हालत में ला सकता है। और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं यह बंदा हेवनली अलायंस का स्टॉक वॉरियर डैम जियोक सिम का तीसरा बेटा होता है। डैम सुचैन जो अपने फादर की तरह ही कभी भी आंसू नहीं बहाता। वो कहता है
मुझे पता नहीं वो लोग कौन थे, पर क्या ही फर्क पड़ता है, वह मुझे कभी भी नहीं हरा सकते थे। मैं पूरी दुनिया को उलट पुलट कर सकता हूँ। पर खैर मुझे बताओ कि वहाँ पर वह बच्चा कौन था। सियोमियन बताती है वह नॉर्थर्न सेक्ट का डिसेंडेंट यंग मास्टर जिनवू थे। वह बस एक लाचार बच्चा है, इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुन डैम सुचन जिनवू की ओर देखता है जैसे मानो उसने किसी चीज को नोटिस किया हो। पर तभी हम सिम को देखते हैं जो अपने जनरल को कुछ इशारा करता है और इसी के साथ सीन चेंज होता है नॉर्थर्न सेक्ट के बाहर, जहाँ पर कुछ लोग पहुंच गए थे। जबकि इधर हम जिनवू को देखते हैं जिसने गुस्से में अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद किया होता है कि उसका पूरा हाथ पसीने में भीग गया होता है। वह कहता है यह बुरा है, किसने सोचा था कि वह यहाँ पर आएगा, पर उसका उन तीनों के साथ क्या रिलेशन है। उसकी एनर्जी वास्तव में कुछ तो है, वह कोई मामूली पर्सन नहीं है, वह बहुत पावरफुल है। उतने में ही उसके सामने सिम का जनरल आता है और उसे ग्रीटिंग के साथ कहता है मैं डेडली स्काई का आर्मी जनरल मॉक वांग प्योंग हूँ। मैं यहाँ पर मिस सियोमियन का मैसेज देने आया हूँ। जिससे सुन जिनवू कहता है क्या मैसेज। वह बंदा बताता है वह आपको कल फॉर्च्यून पैलेस में डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं। जिनवू जिसको सुनते ही हंसते हुए कहता है वाह क्या बात है, एक मेहमान होस्ट को डिनर पर इनवाइट कर रहा है, यह कितना मजाकिया है। खैर चलो ठीक है, मैं इस इनविटेशन को आदरपूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो जनरल कहता है अच्छी बात है, आप कल शाम को आ जाइएगा और हाँ अगर आप चाहे तो अपने कजन को भी अपने साथ ला सकते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम डैम सुचन को देखते हैं जो अभी भी बात लेते हुए जिनवू के बारे में सोच रहा था। वह सोचते हुए कहता है मैंने जो उसके अंदर से ऊर्जा को महसूस किया था वह बिल्कुल कमजोर थी, यहाँ तक कि उसके पास कोई फाइटिंग स्किल भी नहीं है, पर फिर भी मुझे कुछ अजीब सी क्यों महसूस हो रही है। उसके इतना बोलते ही सीन दोबारा शिफ्ट होता है दूसरे दिन। जब जिनवू वापस आ रहा होता है तो उसे सामने ही डैम सुचन मिल जाता है। डैम सुचन जिनवू को देख कहता है चलो आखिरकार तुम आ ही गए, मेरी अच्छी किस्मत जो मैं तुमसे मिल पाया। मेरा नाम डैम सुचैन है। उसे इस तरह देख जिनवू कहता है मेरा नाम जिनवू है। साथ ही वह सोच रहा था आखिरकार यह यहाँ पर कर क्या रहा है। डैम सुचैन बताता है मैं यहाँ पर आपको शुक्रिया बोलने आया हूँ, एक मेहमान के रूप में मेरा वेलकम करने के लिए शुक्रिया। वैसे भी मैं यहाँ पर बिना कोई सूचना के आया था, लेकिन मैं काफी लंबे टाइम से नॉर्थर्न सेक्ट को देखना चाहता था। यहाँ पर आना मेरे किसी सपने को सच होने से कम नहीं है। और उधर जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या बोले, फिर भी वह कहता है ओह ऐसी बात है, पर यहाँ पर तो इस सेक्ट का बस खंडर ही बचा है। मुझे लगता है कि आपने जब इस सेक्ट को देखा होगा तो आपको काफी निराशा हुआ होगा। तो वो बंदा बताता है इस सेक्ट की बाहरी अपीयरेंस मैटर नहीं करती, मैं तो बस इसी से खुश हूँ कि मैं उस पर्सन को देख पाया जो नॉर्थर्न सेक्ट के विरासत को अभी भी संभाल रहा है। जिसको सुन वहाँ पर एक खामोशी सी छा जाती है। जिसके बाद हम अगले सीन में जिनवू को देखते हैं डिनर के लिए जाते हुए, जहाँ पर उसके साथ हानशॉल भी होती है। जिनवू उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जिसको सुन हानशॉल कहती है हाँ मुझे पता है, पर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम अकेले ही अच्छे खाने के मजे लोगे। जिस पर जिनवू कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो। हानशॉल कहती है आखिरकार मुझे मीट खाने को मिलेगी, तुम मुझे हर रोज एक ही तरह के खाने को खिलाते रहते हो। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ कि उन लोगों ने कितने तरह के खाने को बनाए होंगे। जिनवू उसे ये सब बोलता हुआ बस पीछे से देख रहा था और फिर वो दोनों इसी तरह चलते हुए आखिरकार वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं जहाँ पर सभी के खाने का व्यवस्था किया गया था। सुआ उन दोनों को देख कहती है ओह तो आप दोनों हैं, चलिए अंदर आ जाइए। हानशॉल उन सभी को साथ देख कहती है आखिरकार इनमें से लायन हेड कौन है। जबकि वहीं डैम सुचैन सोच रहा था क्या वह सच में सेक्ट लीडर जिनवू की कजन है, पर उसकी एनर्जी साधारण वॉरियरों की तरह नहीं है। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि वह उसका बॉडीगार्ड हो। यह कितना अजीब है। इतना सोचने के बाद वो कहता है वेलकम सेक्ट लीडर जिनवू, हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। जिससे सुन वो दोनों बिना कुछ बोले अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। सियोमियन उन्हें ग्रेट करती है। वहीं सुआ देख ही सकते हो इसका एक्सप्रेशन। जबकि सिम कहता है अब जबकि यहाँ पर सब पहुँच गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो डैम सुचैन कहता है सबसे पहले हम आपकी अनुमति के बिना हुआचियन पैलेस को रिपेयर किया और अचानक ही आपको इनवाइट कर दिया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हमारे पास इसका एक कारण है, इसलिए मुझे आशा है कि आप समझेंगे। सुआ कहती है हमने आज आप दोनों को ऑफिशियल विटनेस के तौर पर इन्वाइट किया है। डैम सुचैन बताता है हम एक ब्लू ड्रैगन सोसाइटी नाम का ग्रुप बनाना चाहते हैं।
शियोमिन आगे बताती है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम यंग वॉरियरों के रैंक को जानकर उन्हें हेवनली एलायंस तक पहुंचाना चाहते हैं। अब तक तो हम इसमें केवल 3 ही लोग हैं, पर ऐसे कई यंग वॉरियर हैं जो इसमें शामिल होने के लिए अपनी इंटरेस्ट दिखाया है। जिनको जिसको सुन कहता है, ठीक है, पर तुम लोग यहाँ इस जगह नॉर्थर्न सेक्टर में ही इस ग्रुप को क्यों बनाना चाहती हो? शियोमिन बताती है, दुनिया भर के एल्डरों को यंग वॉरियरों को एक साथ आने से दिक्कत है। डामसुचन कहता है, एक भी ऐसा वॉरियर नहीं होगा जिसको कि नॉर्थर्न सेक्टर के बारे में पता ना हो। मैं भी अपनी पूरी लाइफ में इसकी ग्रेटनेस को सुनते आया हूँ, इसीलिए नॉर्थर्न सेक्टर के साइलेंट नाइट के अगेंस्ट 100 सालों के इतिहास को सम्मान किया जाना चाहिए। हांसेल उन सभी की बातों को सुन सोच रहे थे, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चोरों को छिपने के लिए बस एक जगह चाहिए। वहीं उधर डामसुचन पूरे जोश में कह रहा था, हम आज ब्लू ड्रैगन अलायंस की घोषणा के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जब हम देवताओं के सामने अपने इरादे को बताए तो आप हमारे गवाह के रूप में वहाँ पर रहे। हांसेल जिसको सुन कहती है, तो ये लोग हमें ऑफिशियली विटनेस बनाकर हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं, जबकि जिन्वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ शियोमून को देखते हैं जो जिन्वो के जवाब का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद फाइनली जिन्वो बोलता है, ठीक है, मैं इसे अपनी आंखों से जरूर देखूंगा। जिसे सुन डामसुचन उसे शुक्रिया बोलता है। वहीं सिम को देखते हैं, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है। सेम हाल उसकी बहन का भी होता है, और हमारी हांसेल वो तो दबाकर खाने को लपेट रही थी। इसी के साथ दोबारा सीन शिफ्ट होता है सेक्ट के बाहर, जहाँ पर एक टकला पहरेदारी देते हुए कह रहा था, धत्तेरी की आखिरकार हम ही क्यों? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमें आज भी सेक्ट के बाहर इस पर नजर रखना पड़ रहा है। तो दूसरा पर्सन कहता है, अगर मेरी मानो तो यह सही है, क्योंकि डेडली स्काई यहाँ पर आने वाले मेहमानों से हमें काफी फायदा मिल सकता है। जिस पर वो टकला कहता है, हाँ तुम सही हो, पर यह बहुत मुश्किल है। तो दूसरा पर्सन आगे जाते हुए कहता है, यहाँ पर एक कीड़ा भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमें हर रास्ते पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। टकला कहता है, वो तो है, लेकिन हम यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं? मुझे भूख लग रही है। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग हमारे लिए कुछ भी छोड़ेंगे? क्योंकि उन्हें जो डिनर मिल रही है वह काफी डिलीशियस है। मेरे जीभ में तो अभी से पानी आ रही है बस इसके बारे में सोचकर ही। वो ये सब बोल ही रहा था, तभी उसे अपने सामने एक बड़ी सी परछाई दिखाई देता है, जिसके कारण जब वह पीछे देखता है तो उन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। और फिर इसी के साथ सीन चेंज होता है वॉइस कैप्टन की ओर। उन्हें कुछ सुनाई देता है उसी ओर से जहाँ पर वो दोनों थे। शायद उन दोनों के चिल्लाने की आवाज होगी, जिसको सुन वो कहता है, कितनी अजीब बात है। उसके साथ वाला पर्सन कहता है, वह क्या था वॉइस कैप्टन? तो वॉइस कैप्टन उस ओर देखते हुए कहता है, वहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे बताओ कि वहाँ उत्तर के साइड में कौन कौन पहरा दे रहा है? वो बंदा बताता है, च्योंगमिन और नामवाल। वॉइस कैप्टन कहता है, तो फिर हमारे सिग्नल का वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। इतना बोलते हुए वह उस ओर भागता है, जबकि पीछे से वो बंदा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वॉइस कैप्टन बिना कुछ सुने आगे निकल जाता है। जिसको देख वो बंदा कहता है, उनकी यह स्विफ्ट मूवमेंट क्या यह हमेशा से ही इतनी तेज थी? जिसके थोड़ी देर बाद वह भी वॉइस कैप्टन के पीछे आते हुए कहता है, मैंने आपको बोला था मेरे लिए रुकिए। इतना बोलते हुए जब वह अपने आगे देखता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। वहाँ पर सभी सोल्जरों को मार दिया गया था और हर जगह ब्लड ही ब्लड होता है, जबकि वॉइस कैप्टन पहले मारे गए दोनों सोल्जरों का नाम लेते हुए काफी गुस्से में होता है। जिसके अगले सीन में हम वापस डिनर को देखते हैं, जहाँ पर डामसुचन और उसके साथ वाले सेरेमनी की तैयारी कर रहे थे। वहीं हांसेल कैप्टन को देख कह रहे थे, वह बेवकूफ किस तरह एक ग्रुप का कैप्टन बन सकता है? तो जिन्वो कहता है, तुमने सही कहा, पर वह डरावना बेवकूफ है। जिस पर हांसेल कहती है, वह डरावना नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहना, मैं किसी को भी तुम्हें टच नहीं करने दूंगी। जिन्वो जिसको सुन उसकी ओर देखता हुआ थैंक्स बोलता है, जिससे सुन हांसेल चौंक जाती है और शर्माते हुए कहती है, मेरा मतलब वह नहीं था, मेरा मतलब था कि बस अभी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से जल्द ही जाने वाली हूँ। साथ ही वह सोच रही थी, अरे यार यह मैंने क्या बोल दिया। उतने में वहाँ पर डामसुचन आते हुए जिन्वो से कहता है, सेक्टर लीडर जिन, क्या मैं आपसे पर्सनली कुछ बात कर सकता हूँ? वहीं हांसेल के पास शियोमिन आते हुए कहती है, मिस हांसेल क्या आपको खाना पसंद आया? तो हांसेल कहती है, अब तुम लोग उसे और कितना दर्द देने वाली हो? जिस पर शियोमिन बिना कुछ बोले उसकी ओर काफी सीरियस होते हुए देखती है। हांसेल अपनी बात को आगे कहते हुए कहती है, तुम्हें उसे यहाँ पर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो शियोमिन कहती है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें एक ऑफिशियल विटनेस की जरूरत थी। यदि हमारे रिक्वेस्ट से यंग मास्टर जिन्वो को कोई नुकसान पहुँचा है तो मैं माफी चाहती हूँ।
हांसल कहती है उसे परेशान करना बंद कर दो, उसकी लाइफ पहले से ही कठिनाइयों से भरी हुई है, तुम लोग उसे और बदतर बनाना बंद करो। जिसको सुन वहीं पर सुआ आते हुए कहती है जब उसे खुद इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? मुझे पता है कि तुम उसकी कजन हो, पर यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम बोल सकती हो, इसीलिए क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपनी सीमा नांग रही हो? मैंने सुना है कि तुम भी बस हमारी तरह टेम्पोररी मेहमान हो इस जगह पर। हांसल उसे देख ही रही थी, तभी उसे कोई चीज महसूस होता है। वो तुरंत ही अपने पीछे देखते हुए कहती है वहाँ पर क्या हो रहा है? सेम टाइम पर हम जिन्वो को देखते हैं, जिससे कि डैम सुचन कह रहा था आपको पहले बिना बताए ऑफिशियल विटनेस बनने का इन्विटेशन देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप इसे करने में झिझक रहे हैं, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्लीज आप ब्लू ड्रैगन अलायंस में शामिल हो जाइए, हम साथ मिलकर दुनिया को बदलेंगे। इससे आगे वो कुछ बोल पाता, उसे भी कुछ महसूस होता है। वो जब अपने आगे देखता है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ होता है और क्योस का डीमन मुगेंग कह रहा होता है तुम कहाँ पर छुपी हो छोटी बच्ची? जबकि दूसरी तरफ सारे घायल सोल्जर कह रहे होते हैं जो भी हो जाए हमें हर कीमत पर इसे बाहर ही रोकना होगा। इतना बोलते हुए वो सभी मुगेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक करते हुए कहते हैं सभी एक साथ हमला करो। पर हम देखते हैं मुगेंग उन सभी को ही एक साथ सूखे पत्तों की तरह हवा में लहराते हुए चारों तरफ फेंक देता है, जिसके कारण उस पूरी जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। पर तभी उस धुएं को चीरता हुआ कोई वहां पर आता है, जिसको देख मुगेंग कहता है अब तुम कौन हो? उसके साथ हमें भी पता चलता है कि यह बंदा कोई और नहीं डैम सुचन होता है। वह वहां पर आते हुए कहता है अरे यार, हर कोई मेरे नाम को जानने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों होता है? मैं डैम सुचन हूँ, चलो अब मुझे बताओ कि तुम इतनी तबाही मचाने वाले कौन हो? मुगेंग उसके नाम को सुन जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है तो तुम ही वह छोटे बच्चे हो जिसे ब्लू स्काई में अकेला स्टार जैसे एरोगेंट नाम से जाना जाता है? मुझे बताओ क्या तुम ही वह छोटे कमीने हो जिसने मेरे हाइडन घोस्ट आर्मी को खत्म किया था? डैम सुचन जिसको सुन सोचते हुए कहता है हाइडन घोस्ट आर्मी, क्या यह उसी ग्रुप के बारे में बात कर रहा है जो मुझे पहले मिला था? मुझे लगा ही था यह कमीने यहाँ के वॉरियर नहीं है। इतना सोचने के बाद वह उससे कहता है तो तुम साइलेंट नाइट से हो? मुगेंग कहता है ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है। इतना बोलते हुए वह दोनों ही तैयार हो जाते हैं। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो खून में लिपटा हुआ भागते हुए डिनर हॉल में आता है। उसकी हालत को देख ये सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। सिम कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है? वही हांसल उसकी हालत को देख सारी सिचुएशन को समझ जाती है। वह अपने मन में कहती है उस राक्षस को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? इतना वह सोच ही रही थी, तभी उसके कंधे पर जिन्वो पीछे से हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? वह बताती है वह राक्षस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें छिपना होगा। जिस पर जिन्वो कहता है मुझे लगता है कि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। इससे ज्यादा वो कुछ बोल पाता, तभी वहाँ पर मुगेंग के लोग आ जाते हैं। जिसको देख सिम कहता है ये सारे कमीने कौन है? क्या तुम बेवकूफ उन्हें रोक भी नहीं सकते? जबकि हम सियोमून की ओर देखते हैं जिसको बचाने के लिए उसकी बॉडीगार्ड उसके सामने आ गई थी। वहीं वो पीछे खड़ी सोच रही थी मुझे शांत रहना होगा, यह साइलेंट नाइट है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? वे इतने दशकों बाद दोबारा जिंदा कैसे हो सकते हैं? अगर लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगी। पर रुको, यदि यंग मास्टर डैम उन्हें रोक देते हैं तो क्या होगा? सेम टाइम पर हम हांसल को देखते हैं जो फाइट के लिए तैयार होते हुए जिन्वो के दिए हुए गिफ्ट को निकाल कर अपने पास संभाल कर रखती है और फिर उसके आगे आते हुए कहती है मेरे पीछे ही रहना। साथ ही वह सोच रही थी कि उसके डीमन। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम डैम सुचन को फिर देखते हैं। वह अपना एक पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है मैं बस इसे एक बार में ही खत्म करने वाला हूँ। इतना बोलने के बाद वह लंबी सांस लेता है और फिर सीधे डीमन की ओर काफी तेजी के साथ हाई स्पीड में भागता है। मुगेंग उसको देख हैरानी के साथ कहता है अब यह लाइट किस तरह की है? जबकि डैम सुचन उसके पास आकर उस पर अटैक करते हुए कहता है यदि तुम सच में साइलेंट नाइट से हो तो तुम्हें हराने के बाद मेरी रेपुटेशन काफी बढ़ जाएगी। चलो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। इतना बोलते हुए वह अपने जोरदार अटैक के साथ उस पर काफी स्पीड में अटैक करने लगता है और उसे बिना संभलने का मौका दिए हुए उसे कुत्तों की तरह धो रहा होता है। वह उस पर अपना लगातार अटैक किए जा रहा होता है। थर्ड आई ट्रिपल लाइट रिन अटैक, जिससे कि उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि हम उसे देख भी नहीं पा रहे होते हैं। और जब थोड़ी ही देर बाद हालात शांत होते हैं तो हम देखते हैं मुगेंग की हालत बहुत बुरी हो गई होती है। डैम सुचन उसे देखते हुए कहता है धत तेरे की, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही उसे बुरी तरह मार दिया है। मेरी तो सारी मेंटल एनर्जी ही कंज्यूम हो गई। पर चलो कोई बात नहीं, मैं कल सुबह सबसे पहले यह पता लगाने वाला हूँ कि तुम कौन हो। इतना बोलने के बाद वह वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसे हड्डियों के टूटने की आवाज आती है, जिसके चलते वह काफी घबरा जाता है। हम देखते हैं मुगेंग दोबारा उठ गया था। डैम सुचन पीछे मुड़ उसकी ओर देखते हुए कहता है यह तो एक राक्षस है।
है। जबकि उधर हम मोगैंग को देखते हैं जो उसे देख कह रहा था, यह बुरा नहीं था बच्चे, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। इसी के साथ वह उस पर एक जोरदार अटैक करता है। डैमसुचन जब उससे बचने के लिए हवा के बीच जंप मारता है तो मोगैंग उससे भी पहले उसके ऊपर आते हुए दोबारा उस पर अपने पैरों के साथ अटैक करते हुए उसे खतरनाक तरीके से जमीन पर मार देता है और फिर उसके पीछे आते हुए पागलों की तरह हंसते हुए उस पर एक अटैक करता है। स्पिनिंग एरो ऑफ द डीमन क्योस। उस अटैक की पावर इतनी होती है कि वहाँ की पूरी जमीन टूट जाती है। साथ ही हम डैमसुचन की हालत देखते हैं जो काफी खराब हो चुकी थी। मोगैंग उसके सीने पर अपने पैरों को रखते हुए कहता है, चलो बताओ यह कैसा था? ब्लू स्काई के अकेले स्टार, क्या यह लाजवाब था? तुमने कैसे सोच लिया था कि दुनिया तुम्हारे कदमों में है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कुछ ऐसे वॉरियरों को हरा दिया जो अपनी जीवन शांति से जी रहा था। मैं इस बार तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल के चलते जिंदा छोड़ रहा हूँ। भविष्य में तुम और मेहनत करना ताकि तुम मजेदार तरीके से मुझे मार सको। इतना बोलते हुए वह जा ही रहा था तभी उसका पैर रुक जाता है क्योंकि डैमसुचन इस हालत में भी उसके पैरों को पकड़ हंस रहा था, जिसको देख मोगैंग उस पर लगातार अटैक करते हुए कहता है, चल छोड़ कमीने, चल छोड़। मैं तुम पर दया दिखा रहा था, पर अगर तुम्हें एहसान नहीं चाहिए तो तुम्हारा मर जाना ही सही है। उसी समय उसके पीछे कोई आते हुए कहता है, वहीं पर रुक जाओ। मोगैंग पीछे देखते हुए कहता है, कौन है? उसके साथ साथ हम भी देखते हैं वह कोई और नहीं सुआ होती है जो कि उसके सामने आकर कह रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं? सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ सिम को देखते हैं जो मोगैंग के लोगों को काफी अच्छी तरह मार रहा होता है। साथ ही वह डैमसुचन की ओर देखता हुआ कह रहा था, क्या तुम सभी ठीक हो? इतना वो बोल ही रहा था तभी उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह देखता है सुआ मोगैंग के सामने खड़ी होकर कह रही थी, क्रिम्सन जेड मास्टर से मूवे डेडली स्काई से। इससे ज्यादा वो कुछ बोल पाते। मोगैंग उसकी बातों से उबते हुए बस एक ही झटके में उसकी पूरी बॉडी को गुब्बारे की तरह फोड़ देता है, जिसको देख सियोमियन के तो होश उड़ जाते हैं। वहीं हम सिम को देखते हैं जो अपनी बहन की इस हालत पर पागल हो गया था। वह एक जोरदार चिक के साथ मोगैंग की ओर भागता है। जनरल उसे इस तरह देख रोकने की कोशिश करता है पर वह पूरी तरह अपने माइंड को लूज कर दिया था। वो अपने एक अटैक क्रिम्सन जेड मास्टर के साथ उस पर अटैक करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। मोगैंग उसे इस तरह देख मानो किसी पत्ते को उड़ाते हैं उसी तरह उससे उड़ा देता है और फिर वहां से जाते हुए कहता है, मक्खियों को सच में कोई डर नहीं होता है। उसकी ऐसी पावर को देख जिन्वो पूरी तरह थर्रा जाता है पर तभी वहां पर हांसल उसे खींचते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था मेरे पीछे ही रहना। इतना बोलते हुए वो अपने सामने आ रही सभी डार्क वोल्फ को मार रही थी, साथ ही जिन्वो को भी वो बचा रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ सियोमियन सदमे में जाते हुए सोच रही थी, क्या सुआ मर गई? दुनिया में ये क्या हो रहा है? ये तो हमारे प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। यह आदमी कौन है? वह कहाँ से आया है? हम पर क्यों हमला कर रहा है? क्या वह इस पूरे टाइम हमारे पीछे ही पड़ा था? और ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास आने की कोई कैसे हिम्मत करेगा? क्या वह सच में नहीं जानता है कि हम कौन हैं? या फिर वह जिन्वो के पीछे पड़ा है? पर देखने से तो वे एक साइड में नहीं लग रहे हैं। क्या हम बस बदकिस्मत हैं जो उनके साथ शामिल हो गए? मैं अब क्या करूं? मुझे शांत होना होगा। शांत हो जाओ सियोमोन। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह मार्शल मास्टर हो या फिर चाहे वह साइलेंट नाइट से ही क्यों ना हो। इतना सोचने के बाद वह अपने बॉडीगार्ड से कहती है, सो यह अच्छा नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वह बंदे भी सर हिलाकर हाँ कहती है। सियोमियन कहती है, हमें यहीं पर सबको छोड़ देना होगा। मास्टर डैम और मास्टर सिम को लो और चलो यहाँ से। वहीं साइड में खड़ा जिन्वो उसे देखता हुआ सारी चीजों को सुन रहा था। सियोमियन उसे इस तरह अपनी ओर देखता हुआ हैरान होती है पर तुरंत ही वह वहाँ से पलटकर अपनी बॉडीगार्ड के साथ भाग जाती है। जनरल पीछे से सभी डार्क वुल्फ को रोक रही थी ताकि उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए वहाँ से जाने के लिए। सियोमियन मोगैंग के सामने जाकर उस पर अटैक करते हुए सोच रही थी, जिन्वो अगर हम उसका यूज कर पाते तो वह हमारे लिए काफी उपयोगी हो सकता था, लेकिन अभी मेरे पास उसे छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मेनलैंड में जाकर अपनी तैयारी करनी होगी। मैं यंग मास्टर डैम के अनरिवील विरासत को बदनाम नहीं होने दूंगी। इसी के साथ वह अपना एक अटैक करती है, द स्टेल्थी टाइगर। जिन्वो उस अटैक को देखते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है? वह बिना किसी वेपन के अटैक कैसे कर सकती है? या ऐसा होना संभव भी है या फिर बस इसलिए वह ऐसा कर पा रही है क्योंकि वह सियोमियन हाई की ग्रैंड डॉटर है? क्या यही सियोमियन फैमिली की असली पावर है? जबकि हम दूसरी तरफ मोगैंग को देखते हैं जो सियोमियन के अटैक के चपेट में आते ही खुद को खाली जगह पर पाता है। वह अपने आप को खाली जगह पर पाकर कहता है, अब ये क्या है? क्या यह कोई इल्यूजन है? सियोमियन उसे इल्यूजन में फंसाकर डैम और सिम को वहां से ले जाते हुए कहती है, वह राक्षस थोड़ी ही देर में इल्यूजन से बाहर आ जाएगा, हमें उससे पहले ही यहाँ से निकलना होगा। वहीं हम जनरल को देखते हैं जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। डैन उसे देखते हुए कहता है, उसकी यह मौत हॉनर से भरी हुई है पर यह बिल्कुल ही बेकार है। जिससे उसने अपना मास्टर माना उसी ने उसे छोड़ने से पहले
एक बार भी नहीं सोचा। यह तो फालतू में ही मर गया। मैं चाहे इसे किसी भी तरीके से क्यों ना देखूं, यह फालतू में ही मरा है। जहां उसे सम्मान मिलना चाहिए था वहीं वह बस एक मजाक बनकर रह गया। इसी के साथ सीन चेंज होता है हान सोल की ओर, जो वहां के सारे बंदों को मार रहा था। तभी उसे एक गुनगुनाहट सुनाई देती है। वह हैरानी के साथ जब उस ओर देखती है तो काफी जोरों से मोगेंग चिल्लाते हुए स्योमियन के इल्यूजन को खत्म करते हुए कह रहा था, तुम हरामियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया, चलो अब इसे खत्म करते हैं। पर जब वह बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसे देख वह कहता है, एक भी नहीं, सभी पहले ही भाग गए। ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रांग होकर वापस आना ताकि तुम सभी मुझे और मनोरंजन कर सको। वैसे भी मेरा असली टारगेट वह छोटी सी लड़की थी, इसीलिए हम फिर से मिलेंगे। हान सोल उसे देख कहती है, क्योस का डीमन, वह एक ऐसा राक्षस है जो कभी नहीं मरता, जल्दी भागो जिन्वो। जबकि मोगेंग उसे देखता हुआ कह रहा था, तुम अपने मास्टर की आखिरी होप हो, मुझे उस बेरहम चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए पहले तुम्हें निपटाना होगा। मुझे उसकी डाउनफॉल अपनी आंखों से देखना है। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वह उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं पूरे सेक्ट में तबाही मच चुकी होती है। साथ ही उस अटैक के कारण पूरे जगह पर धुआं धुआं हो गया था। और जब वह धुआं साफ होता है तो जिन्वो अपने आगे किसी को देखता है, जो कि कोई और नहीं हान सोल होती है। उसकी पूरी हेयर व्हाइट हो गई थी, वह बिल्कुल ही एक नए अवतार में होती है। जिन्वो उसे देख कहता है, क्या यह व्हाइट नाइट की चुड़ैल है? इसी के साथ हमें बताया जाता है 4 ग्रेट मास्टर जिसने साइलेंट नाइट के कमांडर यूजू को सर्व किया था। उनमें से पहला डार्क विंड स्टॉर्म, दूसरा ब्लैक विंड स्पीयर, तीसरा एक्समैन ऑफ डिस्ट्रक्शन और आखिरी व्हाइट नाइट की विच थे। ये सभी ऐसे पावरफुल बीइंग थे जिन्होंने यूजू के जगह पर अपनी अद्वितीय पावर को दिखाया था। फलस्वरूप दुनिया के सभी लोग इन महान मास्टरों के नाम लेने से भी डरने लगा। यहाँ तक कि हेवनली अलायंस के 9 स्काई भी इसका सामना नहीं करना चाहते थे। जिन्वो कहता है, मैं पहले से जानता था वह कोई साधारण लड़की नहीं है, पर क्या सच में वो व्हाइट नाइट विच की स्टूडेंट थी? वहीं हम हान सोल को देखते हैं जो अपनी एक अटैक करती है विल ऑफ द अदर सिल्वर सोल। मोगेंग उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम इस बार भागने वाली नहीं हो? तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट जीतने का कोई चांस नहीं है छोटी बच्ची। हान सोल कहती है, मैं उसके आगे ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, जल्दी करो जिन्वो और यहाँ से भाग जाओ। इतना बोलते हुए वो जब उस ओर देखती है तो वहाँ पर जिन्वो था ही नहीं, वह पहले ही वहाँ से भाग चुका था। जिसको देख वह कहती है, क्या वह पहले ही भाग चुका है? चलो अच्छा है। इतना बोलते हुए वो मोगेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं उसके सारे कोशिश करने के बावजूद भी वह मोगेंग के सामने अपने घुटने टेक दी होती है। मोगेंग उसे गर्दन से उठाते हुए कहता है, तुम उस कायर हरामी के लिए मरने के लिए तैयार हो गई और वह बिना कुछ सोचे समझे भाग गया। तुम कितनी बेवकूफ हो। पर खैर यह खत्म हुआ बच्चे। इसी के साथ वह उसे मारने के लिए उसके गले को दबाने लगता है। हान सोल अपने अंतिम समय में मरते हुए सोच रही थी, जिन्वो तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अफेक्शन दिया है, इसीलिए शुक्रिया, अलविदा जिन्वो। तभी हम देखते हैं उसी समय एक चमत्कार होता है। मोगेंग ने जिस हाथ से हान सोल को पकड़ा होता है उस हाथ पर एक बड़ा सा कट लग गया होता है, जिसको देख वह हैरान हो जाता है। हान सोल भी चौंक जाती है। उसके आगे जिन्वो आते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवा दिया। मोगेंग उसे देखता हुआ कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? जिन्वो बताता है, मैं नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का 5वीं पीढ़ी का लीडर जिन्वो हूँ। हान सोल उसे इस तरह पीछे से देख कहती है, जिन्वो क्या तुम अपनी स्वर्ग को लेने गए थे? जिन्वो कहता है, ठीक है, मेरे पीछे ही रहना और कहीं पर भी मत जाना। हान सोल जिसे सुन कुछ भी नहीं समझ पाती, क्योंकि जिसको वह अब तक बचाती आ रही थी वही अब कह रहा था मेरे पीछे ही रहना। वहीं मोगेंग कह रहा था यह किस तरह की अजीब पावर थी। साथ ही वह सोच रहा था यह कैसे संभव है, मेरी लगभग इमोर्टल बॉडी अब खुद को हील नहीं कर पा रही है। जबकि उधर जिन्वो सोच रहा था मुझे चिंता हो रही है कि उस अटैक का इफेक्ट कितना हुआ होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी पहली असली लड़ाई इस पागल राक्षस के अगेंस्ट हो रही है। कोई भी चीज इससे बदतर नहीं हो सकती। उसी समय मोगेंग कहता है, तुम्हारी एनर्जी मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है, मैं तुम दोनों को ही एक बार में मार डालूंगा। जिसके तुरंत बाद वह उस पर अटैक कर देता है। वह काफी स्पीड में जिन्वो को पंच करने की कोशिश करता है, पर जिन्वो किसी तरह उससे बच जाता है। जिसे देख वह कहता है, क्या उसने मेरे फिस्ट को डॉज कर दिया? जबकि जिन्वो काफी डरा हुआ लग रहा था। मोगेंग दोबारा अपने फिस्ट के साथ उस पर अटैक करता है, जिससे कि पूरी जमीन तबाह हो जाती है, पर जिन्वो उससे भी बच जाता है। वो दोबारा उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी नाकामयाब होता है। इसी तरह वह बार बार उस पर अटैक किए जा रहा था और जिन्वो उससे बचे जा रहा था। यार यह तो चूहे बिल्ली की खेल हो गई। पर खैर मोगेंग उसे बार बार बचता हुआ देख गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम छोटे कमीने कहीं के। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है वॉइस कैप्टन की ओर।
4 जो काफी स्पीड में आ रहा था वह अपने आगे देख कहता है, धत तेरे की, हमारी टीम की सभी सोल्जर मर चुके हैं। यह तो पागलपन है। मैं जानता था हमें इस श्रापित जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। इस दुनिया में हो क्या रहा है। इतना बोलते हुए वह जा ही रहा था, तभी उसे कोई दिखाई देता है। वो उसके पास खड़ा होकर कहता है, कौन है, अपने आप को दिखाओ। हम देखते हैं वहाँ से कैप्टन बाहर आते हुए कहता है, ओह वॉइस कैप्टन। वॉइस कैप्टन उसे इस तरह छिपा देख हैरान हो जाता है, पर फिर भी वह उससे कहता है, कैप्टन यहाँ पर हो क्या रहा है। वह बंदा अपने आसपास देखने के बाद कहता है, तुम्हें क्या लगता है भेड़ियों का एक झुंड कहीं से आया और उसने इस जगह की हालत इतनी बुरी कर दी। मैं भी लगभग वहाँ पर मर ही गया था। अब तुम यहीं पर खड़े मत रहो, वे सारे लोग भेड़ियों के झुंड में छुपे हुए हैं। हमें जल्दी करनी होगी और यहाँ से भागना होगा। वॉइस कैप्टन उसे बाहर निकालते हुए कहता है, आप किस तरह की बात कर रहे हो। हमारे सभी साथी मारे गए हैं, क्या हम कम से कम उसका बदला भी नहीं लेंगे। जिस पर कैप्टन कहता है, तुम यह अभी किस तरह की बातें कर रहे हो। इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी करना होगा, चलो भागो। कैप्टन उसकी बातों को सुन कहता है, वे सभी सोल्जर तुम्हें फॉलो करते थे, वे तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार थे, कम से कम थोड़ा तो उनके लिए सम्मान दिखाओ। तो कैप्टन कहता है, मुझे यह बकवास चीजें तुम्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। भला उन कमीनों का मुझसे क्या लेना देना होगा, हम बाद में उनका बदला लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारा यहाँ से जिंदा निकलना जरूरी है। वॉइस कैप्टन जिस पर गुस्से से उसे लात मारते हुए कहता है, हरामखोर कहीं के। कैप्टन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने अभी अभी मुझे क्या बोला, एक बार फिर से बोलना। और वॉइस कैप्टन उस पर बिना ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है। पीछे से कैप्टन उसे देखता हुआ कहता है, क्या तुमको लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। ठीक है तो फिर जाओ, तुम्हारे जैसे कमीनों को हमेशा एक सबक सीखने की जरूरत होती है। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ जिंदा रहने के लिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी धन और वैभव को कमाने में लगा दिया, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो उसका क्या फायदा। वहीं हम हांसल को देखते हैं जो उन दोनों की फाइट को देख सोच रही थी, क्या ये वही जिन्वू है। क्या उसने इस पूरे टाइम अपने एबिलिटी को छुपा रहा था। मैं तो अभी भी उसके अंदर से कोई भी स्पेशल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। आखिर तुम किस तरह की ट्रेनिंग करते हो जिन्वू। उधर जिन्वू को देखते हैं जो अभी भी किसी तरह मुगेंग का सामना कर रहा था, जबकि मुगेंग अपने क्योटिक हेल ऑफ डिस्ट्रक्शन से उस पर अटैक करते हुए कह रहा था, चाहे तुम कितना भी फरफरा लो, मैं तुम्हें तब तक रौंदता रहूंगा जब तक तुम्हारा निशान तक नहीं मिट जाता। हम देखते हैं वह एक साथ कई सारे अटैक जिन्वू पर कर देता है। जिन्वू जिसे देख कहता है, अरे बाप रे, इससे बचना तो मुश्किल है मेरी ओमनी डायरेक्शन सेंस के साथ भी। अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ वॉइस कैप्टन भी उस जगह पर पहुंच गया होता है। वह उस अटैक को देखते हुए कहता है, हे भगवान, यह क्या हो रहा है। जहाँ पर पहले इतने सारे बिल्डिंग हुआ करते थे वहाँ पर अब एक भी नहीं बचा है। इतना बोलते हुए उसकी नजर साइड में पड़े एक लाश पर जाती है जो उसके ही पुराने दोस्त की होती है। वो उसका नाम लेते हुए उसकी ओर भागता है और उसे उठाते हुए कहता है, तुम अभी नहीं मर सकते। अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो मैं अपना गुस्सा किस पर उतारूंगा। और इसका कोई फायदा नहीं होता, वह पहले ही मर चुका होता है। उसे इस हालत में देख वह काफी दुखी होता है, पर क्या ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू को उस अटैक से बचते हुए याद आता है, हांसल वह कहाँ पर है, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। ओह नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी। हम देखते हैं उसके पास में ही उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा होता है। जिन्वू उसे देखता हुआ कहता है, शैडो की एक स्वॉर्ड जो दुनिया में विनाश लाती है, एक ब्लेड जो डार्कनेस से पैदा हुआ है। इतना पढ़ने के बाद उसे सब समझ आ जाता है, जिसके तुरंत बाद वह अपना एक अटैक रेडी करता है, स्काई स्प्लिटिंग सी। सेम टाइम पर हम वॉइस कैप्टन को देखते हैं जो अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने के बाद उसके स्वॉर्ड को लेकर अपने आगे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, ये क्या है, क्या वो जिन्वू है जो ये कर रहा है। ये तो बिल्कुल शैडो की तरह है। वहाँ की पूरी जमीन टूट रही होती है। हांसल किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि जिन्वू उसके आगे खड़ा होकर अपनी पूरी ताकत के साथ मुगेंग के अटैक का सामना कर रहा था। वो चारों तरफ से आ रहे उसके सारे अटैक को रोक रहा था, जिसको देख वॉइस कैप्टन तो हैरान होता ही है। मुगेंग भी पूरी तरह शॉक होता है। वहीं जिन्वू अपनी पूरी पावर के साथ मुगेंग के एक भी अटैक को हांसल तक पहुंचने नहीं दे रहा था। हम देखते हैं उसकी स्पीड और ताकत इस हद तक बढ़ जाती है कि उसकी स्वॉर्ड तक टूट जाती है, पर फिर भी वो मुगेंग के पास पहुंचकर उस पर एक अटैक कर देता है। उसके इस रूप को देख मुगेंग हैरान हो ही रहा था, पर तब तक उसके बॉडी के 2 टुकड़े हो गए होते हैं, लेकिन उसको एहसास तक नहीं होता। वह कहता है, धत्तेरे की, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम भले ही बिना दांतों के शेर हो सकते हो, पर फिर भी हो तो शेर ही, नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के डिसेंडेंट। इतना बोलते हुए वो उस पर एक खतरनाक अटैक करता है जो सीधे जिन्वू को हिट किया होता है, जिसके चलते जिन्वू सीधे आसमान से जमीन पर आकर गिरता है। मुगेंग उसके सामने आते हुए कहता है, तुम खौफनाक कमीने, तुमने ये अजीब सी चीजें कहाँ से सीखा है। इतना वो बोलता है तभी उसके कटे हुए कंधे से खून फेंकने लगता है, जिसको देख वो कहता है, यह कब हुआ। जिन्वू पत्थरों के ढेर से बाहर निकलते हुए खून की उल्टियां कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, धत्तेरे की, मुझे सांस
लेने में दिक्कत हो रही है, मैं अपने लिमिट तक पहुंच गया हूं, अब मैं क्या करूं। वहीं मोगैंग उसके पास आते हुए सोच रहा था, भले ही तबाही की आग जो मेरी इमोर्टल बॉडी पोजेस करती है, जिसके चलते मैं अभी भी जिंदा हूं, वो अब मेरी बॉडी को हील नहीं कर पा रही है। इतना सोचने के बाद वो कहता है, तुम दूसरों से अलग लेवल पर हो, क्या तुम उस स्किल को हमेशा से ऐसे ही छुपाते आए हो? डरपोक हरामखोर कहीं के, मुझे बताओ तुम कौन से फाइटिंग तकनीक का यूज कर रहे थे? मुझे उन वॉरियरों के साथ हमेशा खेलने में मजा आता रहा है जो मेरी जान लेने के लिए इनफ स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर यह तुम्हारे लिए अलग है, मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ। तभी उसके फेस पर एक अटैक आकर लगता है जो कि हानशोल ने की होती है जिन्वो के लिए। मोगैंग दोबारा उठते हुए अपनी क्रीपी स्माइल के साथ हानशोल की ओर देखता है, जिससे कि हानशोल भी डर जाती है क्योंकि मोगैंग ने उस पर भयानक अटैक कर दिया था। वो कहता है, तुम्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था। जिन्वो हानशोल की इस हालत से सदमे में चला जाता है और एकदम से पागलों की तरह चिल्लाता है। उधर मोगैंग उसे मारने ही वाला होता है, उसी समय उस पर फिर से अटैक होता है। ये आइस अटैक होता है जिसके चलते जिन्वो वहाँ से काफी दूर जाकर गिरता है, साथ ही वह काफी पेन में होता है। और जब थोड़ी देर बाद माहौल शांत होता है और धुआं दूर हटता है तो हम देखते हैं एक आंख जो ब्लैक पर्सन की होती है, उसने सही टाइम पर आकर हानशोल को बचा लिया होता है। दूसरी तरफ मोगैंग फिर से उठते हुए कहता है, तो तुम हो, आखिर में तुम आ ही गई। हमें पता चलता है यह लेडी साइलेंट नाइट के 4 महान मास्टरों में से व्हाइट नाइट की विच सोग्योम्यू हैंग होती है। वो हानशोल की ओर देखती है। हानशोल भी अपने मास्टर को देख इमोशनल होती है। सफेद विच आगे बढ़ कहती है, क्योस के डीमन, तुम्हें इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तो रिप्लाई में मोगैंग कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? वैसे भी साइलेंट नाइट था जिसने मुझे सबसे पहले बनाया था। वही ब्लैक पर्सन कह रहा था, मुझे माफ कर दीजिए मिस, मैं लेट हो गया। साथ ही वह सोच रहा था, विल ऑफ सिल्वर सोल को मिस केवल तभी पोजेस कर सकती है जब वो अपने सभी डिजायर और इमोशनल से परे जाएगी, लेकिन उस कमीने ने अपने लिए मिस के अंदर इमोशन को डेवलप करके सभी चीजों को बर्बाद कर दिया है। बस उसके हालत को देख उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। दुनिया में सबसे खतरनाक जीव वो होता है जो छिपाते हैं असलियत में वो है कौन, बिल्कुल उस हरामी की तरह। साथ ही वो नॉर्थर्न सेक्ट का अभी का लीडर है, साइलेंट नाइट का कट्टर दुश्मन। सभी को लगा था कि इस सेक्ट का पूरी तरह विनाश हो गया है, पर कौन जानता था कि सेक्ट का आखिरी डिसेंडेंट इतना वहशी जानवर होगा जिसने अभी तक अपने पंजे छिपा कर रखा था। वह जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इतना सोचने के बाद वह जिन्वो को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हानशोल उसे रोक देती है। वो कहती है, प्लीज सारियोंग मत करो ऐसा, उसने कुछ भी नहीं किया है, यह सब मेरी गलती है। मैं ही वह पर्सन थी जो इस प्लेस पर आई और वो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए मुझ पर दया किया। यह पहली बार है जब मैंने किसी तरह के अफेक्शन को रिसीव किया है। अगर तुम लोगों को अफेक्शन का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं, प्यार, मोहब्बत, आशिकी या बेवकूफ भी बोल सकते हो, जो भी तुम चाहो। ब्लैक पर्सन कहता है, लेकिन मिस वह एक बेहसी जानवर है जिसने अपने पंजे अभी तक छिपा कर रखा था, उसे अकेला छोड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो हानशोल कहती है, मेरी जान बचाओ। ब्लैक पर्सन जिन्वो की ओर एक नजर देखने के बाद अपने पास से एक पिल को निकालते हुए कहता है, ये लीजिए मिस, ये एक ग्रैंड रिकवरी पिल है स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल के साथ। हानशोल उस पिल को लेने से पहले जिन्वो की ओर देखती है जो कि काफी बुरी हालत में होता है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी मोगैंग और व्हाइट विच के बीच घमासान युद्ध हो रहा होता है। मोगैंग पीछे जाते हुए सोचता है, लानत है, उस बच्चे की अजीब सी एनर्जी के अटैक से मेरी बॉडी हिल नहीं कर पा रही है, जबकि व्हाइट विच उस पर अटैक करते हुए कह रही थी, हो सकता है कि मैं पिछली बार तुम्हारी जाल में फंस गई थी, पर इस बार तुम्हारी विनाश की आग मेरे सामने नहीं टिकने वाली, मैं दोबारा तुमसे कभी भी नहीं हारूंगी। इसी के साथ वह अपना अटैक करती है, रिंग ऑफ मूनलिंग। मोगैंग उस अटैक को देख कहता है, व्हाइट विच, मुझे बनाने का एकमात्र उद्देश्य तुम्हारा शिकार करना था, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्योस का डीमन मोगैंग हूँ। इतना बोलते हुए वो भी उसके अटैक के अगेंस्ट में अपने अटैक को करने के बाद पागलों की तरह हंसने लगता है, और हमें इससे आगे नहीं दिखाया जाता है। बस वहाँ पर एक रोशनी चमकती है जो इतनी तेज होती है कि इन दोनों को भी तकलीफ हो रही होती है। जिसके दूसरे दिन जब जिन्वो की आंख खुलती है तो वह अपने आगे देख चौंक जाता है। सफेद चुड़ैल उसकी ओर खतरी लुक के साथ देख रही थी। भाई साहब, एक ही बार में निकल लेगी क्या? जिन्वो को हम देखते हैं किसी तरह संभलते हुए। जब वह अपने आसपास देखता है तो वह काफी हैरान होते हुए कहता है, वे सभी कहाँ गए? क्या वे पहले ही भाग गए? उसी समय सफेद चुड़ैल कहती है, तुम नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का आखिरी लीडर होना चाहिए। साथ ही वह सोच रही थी, हर कोई सोचता है कि वो बस एक बिना पंजे का शेर का बच्चा है, पर असलियत तो यह है कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि पूरा एक शेर है, जिसका पंजा इतना खतरनाक है कि किसी को भी निकल सकता है। अगर मैंने इसे इसी तरह ग्रो होने दिया तो हमारे लिए भविष्य में दिक्कत हो सकती है। मुझे जल्द ही इससे छुटकारा पाना होगा। लेकिन तभी हानशोल उसे आवाज लगाते हुए कहती है, मास्टर रुक जाइए। वो अपने टूटे पैरों के साथ लंगड़ाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सफेद चुड़ैल कहती है, हानशोल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? जल्दी साइड हटो
वह बच्चा नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का डिसेंडेंट हमारा कट्टर दुश्मन है। तो हान सोल कहती है, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है। मास्टर प्लीज उसे जाने दीजिए, बस एक बार। मैं कभी भी आपके ऑर्डर को मना नहीं करूंगी। यह मेरी पहली और आखिरी इच्छा है। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। जिसे सुन व्हाइट विच सोचती है, पुरानी हान सोल कभी भी ऐसा नहीं करती। उस लड़के ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। मैं क्या करूँ? हान सोल कहती है, प्लीज मास्टर मान जाइए। जिन्बो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर व्हाइट विच को ब्लैक पर्सन को देख कुछ पुरानी यादें आती है, जिसकी भी सिचुएशन शायद हान सोल की तरह ही कभी था। उसको याद कर वह पीछे मुड़ कहती है, ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर। मुझे सिल्वर लाइट आइस क्रिस्टल को परफॉर्म करना है तुम पर। क्या तुम समझ गई? ब्लैक पर्सन जिसको सुन सोचता है, सिल्वर लाइट आइस क्रिस्टल। लेकिन पहले तो वो इस टेक्निक को मिस हान सोल पर यूज करने में झिझक रही थी, क्योंकि विल ऑफ द सिल्वर सोल को स्पीड अप करने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। पर अब वो ऐसा कर रही है। ये सब उस लड़के के कारण हो रहा है। वहीं हम हान सोल को देखते हैं जो इसके लिए मान जाती है और जिन्बो को वही रिकवरी पिल जाकर देती है। जिन्बो उस पिल को लेते हुए कहता है, मुझे दुख है तुम्हें मुझे इस हालत में देखना पड़ा। तो हान सोल बिना कुछ बोले उसे गले से लगा लेती है, जिससे जिन्बो भी चौंक जाता है। पर हान सोल रोते हुए कहती है, अब मुझे जाना होगा। जिन्बो उसे अलविदा बोलता है। इसी के साथ दोनों की कहानी यहीं पर खत्म होती है। पता नहीं आगे कब इन दोनों का दोबारा भेंट होगा। पर खैर वहां से चले जाने के बाद जिन्बो बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था, जो कि सफेद चुड़ैल ने जाते हुए कही थी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के लीडर, दोबारा कभी भी खुद को इस बच्ची के सामने मत लाना, अन्यथा मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ तुमको इसके लिए पछतावा करना होगा। जिन्बो कहता है, अरे यार इतना काफी नहीं है, मैं और अधिक स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं कसम खाता हूँ। सेम टाइम पर हम उसके बगल में एक बड़े से पत्थर को देखते हैं, जहाँ पर वॉइस कैप्टन छिपा हुआ सोच रहा था। मुझे लग तो रहा था वह सामान से कुछ अलग है, पर इस हद तक मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी लड़ाई ने रोंगटे खड़े कर दिए। मैं नहीं जानता कि स्वर्ग से इस तरह की भी अटैक किया जा सकता है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे मानो नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का पोटेंशियल और स्पिरिट उसे दे दिया गया हो। क्या वो हमेशा से इतनी शक्ति होने के बावजूद भी अपनी असली शक्ति को छुपा रहा था? पर एक मिनट रुको, उस दिन क्या सच में जिसने मुझे एनलाइटेड किया था वो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा? इतना बोलते हुए वो जब जिन्बो को देखता है तो वह कहीं पर जा रहा था। वो कहता है, अब तुम कहाँ पर जा रहे हो और आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो? तभी जिन्बो इससे कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो अभी तुम्हारे पास मौका है, किसका इंतजार कर रहे हो? जिसको सुन वह खांसते हुए बाहर आता है और जिन्बो को देखता हुआ कहता है, कितना जिद्दी लड़का है। पर खैर क्या ही फर्क पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और साथ ही दिन भी हो जाती है। इस पूरे टाइम में वॉइस कैप्टन वहाँ पर मरे सभी सोल्जरों की बॉडी को एक जगह पर इकट्ठा कर उसे सम्मान पूर्वक जला देता है, जिसकी लपटें देख ही सकते हो कितनी भयानक है। वॉइस कैप्टन उन सभी को शांति देने के बाद चैन की सांस लेता है। जिसके कुछ दिन बाद वो एक जगह पर बैठा जिन्बो को देख रहा था, जो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। वॉइस कैप्टन कहता है, 5 दिनों तक अंदर रहने के बाद अब वो क्या ढूंढ रहा है? वेल चलो, वो कम से कम जिंदा तो है, लेकिन वो ढूंढ क्या रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी जिन्बो एक पत्थर को बाहर निकालते हुए कहता है, यह चमत्कारी पत्थर आखिर में मिल ही गया। जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है तो वॉइस कैप्टन उसके सामने आते हुए कहता है, तो तुम जा रहे हो? तो जिन्बो कहता है, हाँ अब मेरा जाने का समय आ गया है। वॉइस कैप्टन जिसको सुन सोचता है, हेवनली एलायंस के कुछ लोग जल्द ही यहाँ पर आकर जांच करेंगे कि क्या हुआ है एक राक्षस साइलेंट नाइट से जिसने यहाँ पर अटैक किया था। और जिन्बो कोई रास्ता नहीं है कि वे इसे इग्नोर करेंगे, वे जरूर जिन्बो को इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तभी जिन्बो कहता है, तुम्हारे बारे में क्या? वॉइस कैप्टन कहता है, ओह मेरे बारे में, मैं हेवनली एलायंस में वापस जाने वाला हूँ, मुझे इस मैटर को लेकर सभी चीजें उन्हें बताना होगा। तो जिन्बो कहता है, मेरे यहाँ से चले जाने के बाद तुम अकेले सर्वाइवर बचोगे, वे तुम्हें लेकर जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। वॉइस कैप्टन कहता है, शायद तुम सही हो, पर चिंता मत करो, मैं उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं अपने जीवन के साथ कसम खाता हूँ और मैं अपने पहले के रूड बिहेवियर के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपके फादर के बारे में जानते हुए भी आपको अस्वीकार किया। मैं आपके फादर के बारे में जानते हुए भी यह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका कि जिस पर्सन को मैं इतना एडमायर करता था उसका बेटा बस एक आम आदमी है। जिन्बो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उसे भी ऐसा ही एहसास होता। वॉइस कैप्टन कहता है, मुझे समझने के लिए शुक्रिया, साथ ही मुझे एनलाइटेड करने के लिए भी। जिस पर जिन्बो कहता है, अरे वो तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वॉइस कैप्टन पूरे सीरियस होते हुए एकदम से ही सीधे जिन्बो के सामने घुटनों पर आते हुए कहता है, मैं मुसेंग जिन्बो को अपने मास्टर के तौर पर सर्व करना चाहता हूँ। मैं देवताओं के सामने आपके लिए मरने और जीने का कसम खाता हूँ। इस समय से आप मेरे अकेले मास्टर होंगे। साथ ही वह सोच
सोच रहा था। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट फिर से राइज करेगा। यह आदमी एक ऐसी दुनिया में है जहां अंधेरी योजनाओं और विश्वासघात बड़े पैमानों पर चल रही है। वहां यह अकेला है जिसके पास एक ईमानदार दिल और सॉलिड स्पिरिट है। अगर यह मेरा मास्टर नहीं बन सकता है तो मैं किसी को भी अपना मास्टर नहीं मानूंगा। इतना सोचने के बाद वह कहता है, मास्टर प्लीज मुझे अपने अंडर ले लीजिए और मुझे अपने स्वॉर्ड के रूप में अपने दुश्मनों को मारने का अनुमति दीजिए। जिन्वो कहता है, चलो उठ जाओ, पर वो उठने को तैयार नहीं होता है तो जिन्वो उसे उठाते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मेरे पहले स्वॉर्ड बनोगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है काफी देर बाद, जहाँ पर उन सभी ने मिलकर पूरे सेक्ट को आग लगा दिया था। वहीं पूरी जगह जल रही होती है, साथ ही वह सारे 10,000 स्पिरिट टेक्निक भी। हम देखते हैं ये तीनों सेक्ट के बाहर खड़ा होकर इस नजारे को देख रहे होते हैं। वाइस कैप्टन जिन्वो की ओर देखता है पर वह बिना कुछ बोले आगे की ओर देख रहा होता है। वहीं अंकल हुआंग वो थोड़ा इमोशनल होते हैं पर इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। इसी के साथ हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जब अंकल हुआंग को पता चला था कि हेवनली अलायंस से कुछ बच्चे बिना कुछ बोले यहाँ पर आए हैं तो वो तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए निकल गए थे, क्योंकि उन्हें जिन्वो की चिंता हो रही थी। वो आते ही सबसे पहले जिन्वो की ओर भागते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, इसका क्या मतलब? मैंने सुना है कि नैन स्काई के बच्चे नॉर्थर्न सेक्ट में आए हैं। वे और कितने बेशर्म बनेंगे, क्या उन्होंने आपको चोट पहुंचाया है? लेकिन इस जगह की हालत देख वो कहते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है? शायद मुझे इससे पहले ही आ जाना चाहिए था। जिन्वो कहता है, अंकल हुआंग यह ठीक है, मैं तो बस इससे खुश हूँ कि आप यहाँ पर आ गए। वो जिन्वो की चिंता करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर। इसी के साथ हम अभी प्रेजेंट को देखते हैं जहाँ पर जिन्वो वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। वाइस कैप्टन उसे देखने के बाद कहता है, मास्टर आप अपना ध्यान रखिएगा जब तक हम दोबारा फिर से नहीं मिल जाते। जिन्वो कहता है, मुझे नहीं पता हम दोबारा कब मिलेंगे। जिस पर वाइस कैप्टन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंतजार करूंगा। जिन्वो उसे बाय बोलते हुए कहता है, प्लीज सावधान रहना। तो वाइस कैप्टन कहता है, आप मेरी चिंता मत करिए। इतना बोलते हुए वो दोनों ही पास्ट की बातों को याद करते हुए खामोश हो जाते हैं। जिसके बाद वाइस कैप्टन हुआंग से कहता है, मिस्टर हुआंग प्लीज मेरे मास्टर का अच्छे से ख्याल रखिएगा। हुआंग कहता है, बेशक वह मेरा काम है, तुम चिंता मत करो, फिर मिलेंगे वॉरियर सो मुसेंग। इतना बोलकर वो दोनों ही वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं वाइस कैप्टन उन दोनों को देख पीछे से सोच रहा था, अब तक जो ड्रैगन छिपा हुआ था वो अब अपने पंख उगाने के लिए निकल पड़ा है, जबकि मैं उनके लौटने का इंतजार करूंगा। मुझे भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। इतना सोचते हुए वो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, यही वह रोल है जिसे मुझे पूरा करना होगा। उससे वहाँ बैठे बैठे पूरी रात हो जाती है और अगला दिन आते ही उसे कुछ दिखाई देता है। हजारों सोल्जर उसी की ओर आ रहे होते हैं। वाइस कैप्टन कहता है, आखिर में तुम आ ही गए। सिम और सियोम्यून नॉर्थर्न सेक्ट से भागने के बाद वह शायद हेवनली अलायंस के पश्चिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच गए हैं। उसके सामने सारे सोल्जर रुकते हुए उससे कहता है, मैंने सुना है कि साइलेंट नाइट के बचे हुए सेना यहाँ पर दिखाई दिया है। उससे पहले तुम कौन हो? अपना नाम और रिलेशन बताओ। वाइस कैप्टन अपने पास से बैच को निकालते हुए सोचता है, यह आदमी पश्चिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड का हेड योंग मू चांग होना चाहिए। मेरा नाम सू मुसेंग है, मैं थर्ड एक्सटर्नल टीम का एक सोल्जर हूँ। हेवनली अलायंस ने हमें यहाँ पर भेजा था। वो बंदा कहता है, तीसरी बाहरी टीम का। मुझे बताओ क्या कोई और सर्वाइवर बचा है? जिस पर वाइस कैप्टन कहता है, बस मैं ही हूँ। जिससे सुन वो बंदा कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि केवल तुम ही बचे हो? वाइस कैप्टन कहता है, हाँ सही कहा। वो बंदा कहता है, तो फिर नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के डिसेंडेंट का क्या हुआ? वाइस कैप्टन बताते हुए कहता है, वो शायद मर चुका है। वो बंदा शक की नजर से देखते हुए कहता है, क्या तुमने अपनी आंखों से इसकी पुष्टि की है? वाइस कैप्टन कहता है, मैंने उसे आग में जलते हुए देखा था, लेकिन मैंने उसे भागते हुए नहीं देखा। उसके ऐसे जवाब को सुन ये बंदा थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, चलो ठीक है, एक बार जांच होने के बाद हमें सच्चाई का पता चल ही जाएगा। उसे बांध दो और पूछताछ के लिए पश्चिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड में ले जाओ। इससे आगे हम दो टीमों में अलग होंगे। यांग सांगचन पहली टीम को लीड करेगा, जबकि जोंग सो दूसरी टीम को लीड करेगा। वो सभी कहते हैं, यस सर। वो बंदा आगे बताता है, यांग सांगचिन तुम एरिया को सिक्योर करोगे और किसी भी संभावित घुसपैठियों पर नजर रखोगे। और जहाँ तक तुम्हारी बात रही जोंग, हमारे सभी आदमियों को ले जाओ और पूरे खंडरों की जांच करो और हर एक लाश को वापस लाओ, भले ही वह जलकर पूरी तरह बेकार ही क्यों न हो गया हो। वही वॉइस कैप्टन सोच रहा था, एक बार जब मुझे पश्चिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड में ले जाया जाएगा तो सबसे पहले यह जांच की जाएगी कि क्या मेरा साइलेंट नाइट के साथ कोई लेना देना है या नहीं, और मैं कैसे जिंदा बच गया, क्या जिन्वो सचमुच में मर गया है। इस सब के बावजूद अगर मैं निर्दोष पाया जाता हूँ तो मैं हेवनली अलायंस में वापस लौट पाऊंगा, और यदि नहीं तो मुझे कैद कर लिया जाएगा। इसलिए अब मुझे खुद को संभालना होगा। सेम टाइम पर हम इस बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा था, बचे हुए साइलेंट नाइट के हर एक निशान को ढूंढो। वॉइस कैप्टन उसे देख कहता है, उन्हें एक भी निशान नहीं मिलेंगे। मास्टर मैं आशा करता हूँ कि आपका भाग्य आपका साथ दे। जबकि हम कहीं दूर देखते हैं जिन्वो और हुआंग को जो बिना रोके
रात दिन का प्रवाह के आगे बढ़ रहा होता है और फिर एक जगह पर रुककर हुआंग कहता है, यहाँ तक कि नॉर्थर्न सेक्ट के लोग भी जोक्योम माउंटेन के बारे में नहीं जानते हैं। किसी भी जिंदा प्राणी, मनुष्य या जानवर के लिए यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। यंग मास्टर, क्या आप सच में इसी माउंटेन पर रहना चाहते हैं? जिनवो कहता है, सब ठीक है, अब से मैं इसी जगह पर रहकर अपनी फाइटिंग टेक्निक को मास्टर करने में पूरा ध्यान लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं खुद को पूरा टाइम दे सकता हूँ। यह एक परफेक्ट जगह है। मैं संभवतः दुनिया के लिए मर चुका हूँ। पहले उन्हें थोड़ा तो संदेह होगा, पर जल्द ही वे सारे लोग इसे भूल जाएंगे। यह दुनिया ऐसे ही काम करता है। जिस पर हुआंग कहता है, तो फिर ठीक है यंग मास्टर, मैं आपके लिए हर महीने खाने और बाकी की चीजें पहुँचा दूंगा। जिनवो उसे शुक्रिया बोलता हुआ कहता है, आप हमेशा मेरे लिए इतना परेशान होते रहते हैं। हुआंग कहता है, हे भगवान यंग मास्टर, प्लीज आप ऐसी बात मत बोलिए। आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। जिस पर जिनवो कहता है, मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है, पर आप प्लीज कुछ टाइम और यहाँ पर रुक जाइए। मुझे सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हुआंग कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में मत सोचिए, बस आप अपनी फाइटिंग टेक्निक को मास्टर करने पर ध्यान दीजिए। इतना बोलते हुए वे दोनों जब उस माउंटेन की ओर देखते हैं तो सच में यार ये डरावना तो है ही, साथ ही वह काफी बड़ा माउंटेन होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट दुनिया के टॉप 10 मर्चेंट ग्रुपों में से एक। उनके पास रॉयल फैमिली तक पर शासन करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। वे पूरी दुनिया में बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनमें कि मेनलैंड के भी बिखरे हुए रीजन आते हैं। लेकिन लांझाओ में जो उनके ऑपरेशनल पावर है उसकी तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता। लांझाओ में एक भी ऐसा पर्सन या मर्चेंट नहीं है जिसका कनेक्शन व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट से ना हो। लेकिन अभी पहले जनरेशन का लीडर नोहटाइटाई जोंगमुहवा, जिन्होंने इस ग्रुप का स्थापना किया था, अभी इस मीटिंग में रिटायर होने वाले हैं। यही है नोहटाइटाई, देख लो। और यार मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी, इसका रिलेशन क्या तुम लोगों को द लेगेसी के मान लो सोहो से होता तो वह भी ऐसे ही अंत में दिखते? सही कहा ना? बताना जरा यार, बस ये फन के लिए था, कोई सीरियस मत लेना, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बस मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने बोल दिया। और अगर तुम लोग इसका अगला पार्ट जल्दी चाहते हो तो प्लीज यार अच्छे से सपोर्ट दिखाना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं इसके अगले पार्ट को जल्द से जल्द लाने के लिए। बाय बाय।